हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश। और आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो इलेक्ट्रिक करंट रहने वाला है क्लास 10th के लिए। और ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है जिसमें आप सारा का सारा ज्ञान एक वीडियो में और एक लेक्चर में कंप्लीट कर लोगे। ओके, तो आ जाओ बेटा। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये जैसे आपने फ्लो देखा होगा, है ना, काफी चीजों का फ्लो देखा होगा, है ना। मैं बोलूँ आपको यहाँ पे इस टाइप से आपने फ्लो वगैरह देखा होगा आपने, है ना। वाटर फ्लो होता है ना, रिवर्स में फ्लो होता है ना। तो ये फ्लो क्या है, एक तरह से ये जैसे ऐसे फ्लो हो रहा है ना बेटा, है ना। तो ऐसे ही कई चीजों के फ्लोज होते हैं। जैसे इसको क्या बोलते हैं, वाटर वाले को क्या बोलते हैं, वाटर करंट फ्लो, ध्यान रखना, वाटर करंट बोलते हैं इसको फ्लो को, ठीक है। और मैं और बोलूँ, जैसे विंड्स देखा होगा आपने, हवा भी चलती है ना, तो वो भी, उसका भी एक फ्लो होता है, ध्यान रखना, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, जब व्हेन विंड्स फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है, इज कॉल्ड, ध्यान रखना, विंड करंट बोलते हैं बेटा इसको, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, विंड करंट बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, वाटर करंट। तो ये ध्यान रखना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में किसी चीज का फ्लो होना, है ना, उसे ही ध्यान रखना कुछ करंट बोलते हैं। वाटर करंट देखा आपने, और विंड करंट देखा, है ना। वैसे ही आपका इलेक्ट्रिक करंट है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखे, इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसका फ्लो है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का, इन द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन अ यूनिट टाइम। किसी भी कंडक्टर में यूनिट टाइम में, किसी क्रॉस सेक्शन के यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, है ना, या फिर चार्ज का फ्लो होना, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना या चार्ज का फ्लो होना, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ध्यान रखना। ओके, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, अब देखो इसमें आपको क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बात करूं मैं। कंडक्टर जो होता है हमारा, कंडक्टिंग वायर होता है ना, जिसमें से करंट फ्लो होता है, उसको बोलते हैं हम कंडक्टर, ध्यान रखना। तो इस कंडक्टर में जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया बोला गया है आपका, है ना, तो वो ये है, ध्यान रखना, ये कंडक्टर है और ये आपका इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ओके, ये सामने वाला फ्रंट का जो फेस होता है ना, आपके यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है ना, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट हुआ अमाउंट ऑफ द चार्ज डिवाइड बाई यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट हुआ, ठीक है, यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आपका फ्लो हुआ, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। व्हाट इज द चार्ज ऑफ फ्लो, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्ज का फ्लो कैसे होता है ना। तो आपने एक बेसिक एग्जांपल से हम समझते हैं ना। आपने देखा होगा, दो टैंक है ना, दोनों टैंक में कुछ होल लगा रखे हैं, होल कर रखे हैं, एक को ऊपर कर देते हैं, एक को नीचे कर देते हैं, और इसको हम वाटर से ऐसे फ्लो एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, और इसमें हम कुछ फिल कर देते हैं। तो वो क्या होगा, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ अपने आप फ्लो होता है ना। आपका टेम्परेचर का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक बॉडी है, वो हाई टेम्परेचर पे है, और दूसरी बॉडी कम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे है ना। तो हीट का फ्लो, जब इनको दोनों को पास में लाया जाता है, तो हीट का फ्लो क्या होता है, हाई टू लो होता है बेटा, है ना। यहाँ पे भी क्या होगा, हाई टू लो होगा, ऐसे ऐसे फ्लो होने लग जाता है ना। एक न एक टाइम आएगा तब फ्लो रुक जाएगा, जब इक्वल हो जाएगा हमारा, है ना। इसमें भी यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, ये फुल हो जाएगा तो रुक जाएगा फ्लो, है ना। तो जब इक्विलिब्रियम आता है तो फ्लो रुक जाता है, अदरवाइज हाई टू लो की तरफ फ्लो होता है, चाहे वो वाटर लेवल का ले लो या फिर हीट टेम्परेचर वगैरह कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। तो ऐसे ही हम समझेंगे सेल। तो बेटा सेल क्या होता है, आपका एक बैटरी होती है, ध्यान रखना, जो कि कंडक्ट एक तरह से हमारा एनर्जी का सोर्स है, उसके पास बहुत सारी एनर्जी है ना। तो ध्यान रखना सेल, अब सेल में आपने देखा होगा, सेल इस टाइप का होता है। तो इस सेल में भी क्या होता है बेटा, सबसे पहले ध्यान रखना, इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, है ना। पॉजिटिव टर्मिनल में हमेशा हाई पोटेंशियल रहता है, ध्यान रखना, और इसमें क्या रहता है, लो पोटेंशियल रहता है। नेगेटिव वाले टर्मिनल पे क्या होता है, लो पोटेंशियल रहता है आपका, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पोटेंशियल डिफरेंस हाई पोटेंशियल टू लो। अब ध्यान रखना, इनका जो बीच का जो डिफरेंस है ना, ये हाई वोल्टेज हाई पोटेंशियल और इसका लो पोटेंशियल, अब इन दोनों के पोटेंशियल, इन टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल, इसी को क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, दोनों पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है उसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखना। ओके, तो ये आपने समझा कि ये एक सेल होता है जिसमें
काफी सारी एनर्जी होती है और उसके अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं। इसको हाई पोटेंशियल बोलते हैं और उसको लो पोटेंशियल। इसको पॉजिटिव टर्मिनल, हाई को पॉजिटिव और लो को नेगेटिव टर्मिनल बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब आती है बात कि इस पोटेंशियल में, इसमें जो बैटरी में जो एटम्स वगैरह हैं या फिर जो भी केमिकल है उसमें एनर्जी कैसे रहती है, या फिर है ना इसमें फ्लो कैसे होता है ना। हम बोलते हैं ना कि अभी बोला हमने चार्ज का फ्लो होता है, तो वो चार्ज एक्चुअल में क्या है, चार्ज एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से बना होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं बेटा, एटम के आसपास। तो हम उसी के बारे में सबसे बारे में बात करेंगे। नाउ व्हाट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, है ना। तो ये चीज हम जानने की कोशिश करेंगे, ओके। तो देखो न्यूक्लियस है, आपको पता है न्यूक्लियस, जानते होंगे, नाम तो सुना होगा केमिस्ट्री में, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और उसके अलावा उसके चारों तरफ क्या होता है, ऑर्बिट्स बने होते हैं इस टाइप से, है ना। तो ये सब के सब ऑर्बिट्स है, और इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में, जैसे लाइक इसमें 2 है, फिर 8 है, फिर वापस और ऐसे ज्यादा जाते जा रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, अदरवाइज उसके साइड में ऑर्बिट्स होते हैं, है ना, अलग अलग गोले में रहते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हमारे, ओके। तो ये ऑर्बिट्स रहते हैं, ध्यान रखना। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसे गोल गोल घूम रहे होते हैं इस न्यूक्लियस के पास में, ठीक है। तो इनमें होता क्या है एक्चुअली में, जो अब ये जो डिस्टेंस वगैरह हैं इनके बारे में बात करें हम, तो देखो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान रखना। ये न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में एक फोर्स लग रहा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान रखना। इसके बीच में, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, है ना। और ये हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्टिव होता है, ध्यान रखना, ये अट्रैक्ट कर रहा होता है न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। इन नॉन मेटल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज मोर, ध्यान रखना। नॉन मेटल्स में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहां पर रहता है, आउटर, मतलब ये वाला जो आउटर है, ये वाला जो लास्ट है ना, ये वाला आउटर है, ध्यान रखना। तो आउटर ऑर्बिट में मैक्सिमम ज्यादा रहते हैं, इसीलिए वो नॉन कंडक्टिंग रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। लाइक 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मतलब 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए बोल रहे हो, ठीक है। तो देख, तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रॉन्गली बाउंडेड, उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, क्या ऐसे जकड़े हुए होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होते हैं। बट मेटल्स में इन अ मेटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज लेस। तो मेटल्स में क्या होता है, जो आउटर है, लास्ट वाला जो आपका ऑर्बिट है, उसमें कम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कम इलेक्ट्रॉन्स रहने की वजह से क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन थोड़े कम रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, लेस बाउंड रहते हैं, ध्यान रखना। जैसे 1, 2, 3 है ना, 1, 2, 3 ऐसे कुछ रहते हैं हमारे। तो ये क्या है, लाइटली बाउंडेड होते हैं, मतलब थोड़े ढीले होते हैं, कम होते हैं उनमें, मतलब ज्यादा वो नहीं होता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा बाउंडेड रहेंगे ना, कम रहेंगे तो कम। तो लास्ट वाले में लाइटली बाउंडेड रहते हैं, बिल्कुल कम से बाउंडेड रहते हैं वो, है ना, बॉन्ड कम रहता है उनका। तो वो क्या होता है जो लास्ट वाला है। अब मेटल्स की बात हो रही है, मेटल को तो कंडक्टर बोलेंगे आप, उसी में तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। आप किसी लकड़ी प्लास्टिक में थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो, लोहे मतलब लोहे की चीज हो गई, आयरन की चीज हो गई, इनमें, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ही ध्यान रखना। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेटल्स में क्या है, लास्ट ऑर्बिट वाला, जो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री रहते हैं लगभग। तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, ध्यान रखना है हमें, ठीक है। depend on the number of the free electron substance are classified into Z, ध्यान रखना। वो Z के अकॉर्डिंग डिफाइंड होता है हमारा, ठीक है भाई। कैसे क्या है, डिपेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो उनका अलग होता है केमिस्ट्री में कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन हम बेसिक ज्ञान देख रहे हैं यहाँ पे कि कंडक्टर इंसुलेटर क्या है, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले कंडक्टर आता है। Have a large number of the free electrons which are charge carried, ध्यान रखना। इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ध्यान रखना, जो कि फ्री रहेंगे लगभग, ठीक है। और उसके अलावा दूसरे आते हैं इंसुलेटर्स, है ना। तो इंसुलेटर्स में क्या रहेगा बेटा, इंसुलेटर्स में रहेगा have less और प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखना, ठीक है।
लगभग बहुत कम होंगे या फिर है ना लगभग होंगे ही नहीं, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे नहीं, तो उनको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। लाइक तुम्हारी लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, ये चीज है ना, तो इनके एग्जाम्पल सही है, ठीक है। चलो फिर आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीचले होते हैं एक तरह से, ध्यान रखना, जो कि रूम टेम्परेचर पे कैसे, नो देयर इज नो हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं उनके पास में, ठीक है। इसके अलावा जो भी ये डेवलप होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, कुछ कर दिया, ऐसा कुछ, ठीक है। लाइक इसका जैसे सिम कार्ड इज मेड अप ऑफ ए सेमीकंडक्टर, जैसे सिम कार्ड होती है वो उसके सेमीकंडक्टर से बनी होती है, तो इसका एक एग्जांपल है, ध्यान रखना, ओके। चलो ठीक है, जैसे आईसी वगैरह ये बनी होती है, सब सेमीकंडक्टर्स की बनी होती है, ओके। चलो भाई यहाँ पे हैं कुछ 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में से आपको देखना है, a substance which does not allow the charge to pass through is easily is called, सबको पता है जो पास इजीली नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स को वो कौन होगा, कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर, वो होगा इंसुलेटर, ठीक है। समझ गए बेटा, इंसुलेटर फर्स्ट आंसर आएगा इसका, ओके, समझ गए, वेरी गुड। देन नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड, नेगेटिव टर्मिनल क्या होता था, याद करो, अभी अभी मैंने डायग्राम बताया था, नेगेटिव टर्मिनल क्या होता था, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोल या फिर नन ऑफ दीज, तो क्या होगा, लोअर, है ना, याद है ना। इंसुलेटर में, इंसुलेटर डज नॉट हैव ए फ्री इलेक्ट्रॉन, अच्छा वो तो उसका एक्सप्लेनेशन है। इसमें क्या आंसर आएगा बेटा, इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, ध्यान रखना, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान रखना, समझ गए। हमें बैटरी के देखे था ना, पीछे वाला नेगेटिव टर्मिनल था हमारा, ठीक है, दे आर हैज ए कंडीशनल ऑफ द नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। फिर आता है सब्सटेंस विच डू नॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच सब्सटेंस विच डू नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट दे कैन डेवलप अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन आर कॉल्ड, हाँ बताओ भाई, जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रखते लेकिन कुछ कंडीशंस में ना फ्री इलेक्ट्रॉन रखने लग जाते हैं, उनको बोलते थे हम सेमीकंडक्टर, है ना बेटा, याद आया सेमीकंडक्टर, ध्यान रखना। तो सेमीकंडक्टर्स में ऐसे होता था, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करते हैं किसी कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पे या हीट अप होने पे ही, ठीक है। लाइक अगला क्वेश्चन है आपका, the function of the cell is, तो function of the cell क्या होता है बेटा, to create the difference, to create the drop और to create the potential difference, to develop the free electron develop, ठीक है। तो ये क्या करता था, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता था सेल, हमारा सेल में यही तो होता था, पोटेंशियल डिफरेंस होता था उसमें, है ना, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब आता है फ्लो ऑफ करंट इन वायर, तो वायर के अंदर कैसे फ्लो होता है ये देखते हैं हम, है ना, इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो सबसे पहले आपको पता है कोई भी एटम है, कोई भी मटेरियल है, जैसे लोहा है, कुछ भी है ना, तो उसके अंदर एटम्स से तो बना ही है, उसके अंदर एटम तो है ही है ना। तो ऐसा होता है जब मेटेलिक होते हैं हमारे कंडक्टर्स होते हैं, उनमें एटम्स होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये एटम्स क्या कर रहे होते हैं, ये अपनी जगह, है ना, अपने स्टेट में क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेशंस कर रहे होते हैं, है ना। तो ये एटम अपनी कंडीशन पे वाइब्रेशन कर रहे होंगे, ठीक है। और ये जो ब्लैक है, ये उनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं हम, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उनके इलेक्ट्रॉन है ब्लैक कलर के, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए बेटा, ब्लैक वाले हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेबल स्टेट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, इनका कोई फिक्स नहीं होता, ये सब के सब मोशन कर रहे होते हैं, इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन एटम तो अपनी जगह वाइब्रेशन कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो किधर भी रैंडम मोशन कर रहा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये देखो अभी जैसे रैंडम मोशन कर रहे हैं ना ये, तो ऐसे रैंडम मोशन कर रहे होते हैं आपके, ठीक है। तो लाइक जैसे ये 5 वाला है, इधर इधर भाग रहा है ना, ये 4th नंबर का ये इधर इधर भाग रहा है, ये 6th नंबर का इधर इधर, मतलब अलग अलग टाइप से मोशन कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि इनको, है ना, लाइक इनको ये कैसे, ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। अब जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर दे हैं, है ना, कुछ ना कुछ इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं हम, है ना, तो जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं ना, तो इनका मोशन, है ना, मतलब एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ भागने लग जाते हैं। ये तो मोशन हो ही रहा था, ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे है कि ऐसे पार होना लग जाता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव ही जाएगा, ध्यान रखना। करंट हमेशा हम इधर मानते हैं, करंट की जो डायरेक्शन है वो इधर से इधर मानते हैं, बट ध्यान रखना पोटेंशियल की जो डायरेक्शन है वो इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर से इधर मानते हैं, और करंट की डायरेक्शन हम उल्टी मानते हैं। जिधर की साइड इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है, हम ये मान के चलते हैं, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब करंट इधर से इधर
जा रहा है। ब्लैक कलर के हमारे इलेक्ट्रॉन से, जो कि रैंडम मोशन करने से हमने जैसे बैटरी लगाई तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में आने लग जाते हैं, ध्यान रखना। सारे सारे रैंडम मोशन कर रहे थे ना, तो अब है ना एक लाइन में जाने लग जाते हैं, इधर से निकल के इधर भागना लग जाते हैं, ऐसा हो जाता है, ध्यान रखना। तो ये जो डायरेक्शन है वो किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की, और ये जो डायरेक्शन है इसके अंदर जो डायरेक्शन है वो करंट की, ध्यान रखना, जो करंट की डायरेक्शन इधर है। ओके, मतलब एक तरह से करंट क्या था, वही तो था, फ्लो ऑफ चार्ज है ना पर यूनिट टाइम, तो ध्यान रखना वही है, ध्यान रखना करंट है अपना नंबर ऑफ, यही है इसका ही फ्लो ही है। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव विथ ए सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट, ध्यान रखना ये ड्रिफ्ट किसी एवरेज वेलोसिटी से जाते हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा और चीजें हम देखें यहाँ पे तो ध्यान रखना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव मोशन होता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और करंट का जो भी हमारी करंट है उसका पॉजिटिव टू नेगेटिव रहता है, जो मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो इस तरीके से आपने मोशन समझा होगा कि अच्छा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर से इधर भागते हैं और उसी को हम करंट बोलते हैं ना। चलो अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखना यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आप जैसे करंट का तो समझ ही गए आप एक तरह से ना, अब पोटेंशियल डिफरेंस का देखते हैं। लाइक ये आपका एक पॉजिटिव टर्मिनल है ना, इंसुलेटेड स्टैंड, मतलब एक स्टैंड पे एक कोई चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, और ये हाई पोटेंशियल है। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल है वो एकदम हाई है। ठीक है, और यहाँ पे है दूसरा एक इंसुलेटेड स्टैंड पे ही दूसरा एक कोई कंडक्टर रखा हुआ है और वो है नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और उसका लो पोटेंशियल है। तो हम जैसे इसको एक किसी वायर से कनेक्ट करते हैं, एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट करते हैं, तो होता क्या है यहाँ पे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के बीच में है ना कुछ डिफरेंस है, तो हमारे जो चार्ज है, चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा है ना, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज विल बी फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, मतलब ये इधर से इधर हमारा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, हमारा फ्लो इधर से इधर स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे हमारा फ्लो होएगा तो ध्यान रखना ये इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स हमारे या फिर जो भी चार्ज है ना वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे, है ना। एज ए चार्ज इज फ्लोइंग वर्क डन, ध्यान रखना, एज चार्ज इज फ्लोइंग वर्क इज डन, कुछ ना कुछ चार्ज मतलब जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन तो कर ही रहा है ना चार्ज, एक तरह से कुछ ना कुछ वर्क डन तो हो रहा है हमारा, है ना, इसलिए बोला गया कि चार्ज इज फ्लोइंग वर्क इज डन, है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of the work done in moving a unit positive charge from one point to another point, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जितना वर्क डन होता है ना वही बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, आपका ध्यान रखना, वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। एक बार और समझ लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द amount of the work done in moving a positive charge from one point to another point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना जो चार्ज लेके जा रहे हो आप, जितना चार्ज आप लेके जा रहे हो, ठीक है, उस चार्ज को लेके जाने में जितना वर्क डन हुआ उसी वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ध्यान रखना। अभी फॉर्मूला में डराइव कराऊंगा, बाकी फॉर्मूला नॉर्मल से इतना सा आएगा कि यूनिट चार्ज को लेके जाने में हमें जितना वर्क डन होता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, बट ये चीज हम बाद में देखेंगे, अभी ये चीज समझो, ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ओके, अब आता है कूलम्ब्स। तो कूलम्ब ने सबसे पहले क्या बताया, आइए देखते हैं कूलम्ब की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। कूलम्ब तो आपको पता ही है कि कूलम्ब ने चार्ज के बारे में बताया था, ठीक है, तो चार्ज की यूनिट हो जाती है, ध्यान रखना। तो ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको क्यू बोल रहे हैं हम, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज ये जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है, ये हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, सर कूलम्ब, जिन्होंने चार्ज के बारे में बताया कि चार्ज होता है, ठीक है, और चार्ज की यूनिट भी क्या रखी, कूलम्ब रखी है, ठीक है, मेजर बाय कूलम्ब, ठीक है।
टू लाइक पॉइंट चार्जेस, लाइक दोनों पॉजिटिव चार्ज है, लाइक चार्जेस है ना, जहाँ लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये ध्यान रखना, या फिर नेगेटिव नेगेटिव है तो ये हमेशा क्या करेंगे, टू लाइक पॉइंट चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। और प्लेस इन वैक्यूम, वैक्यूम में रख दे तो डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर, डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर ऑफ, और 1 मीटर पे रखे हुए हैं तो रिपेल ईच अदर, तो ध्यान रखना ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, 1 मीटर पे रखेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे वैक्यूम के अंदर, और इन पे जो फोर्स लगेगा उसकी भी कैलकुलेशन उन्होंने बताया, ध्यान रखना कुलाम्स ने बताया कि उस पे जितना जो फोर्स लगेगा वो 9 × 10⁹ न्यूटन लगेगा, इतना फोर्स लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया चार्ज इज कॉल्ड एज ए 1 कूलम, ध्यान रखना ये क्या है, ईच चार्ज इज ए कॉल्ड 1 कूलम, ध्यान रखना। तो इस तरीके से इतना फोर्स लगा 1 मीटर रखने पे, तो ये जो हमारा जो चार्ज था, इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज था ना, इस पे जो चार्ज बोला हमने भाई, इसका जो चार्ज होगा वो 1 कूलम होगा, ध्यान रखना ये बोला गया इस पे, ठीक है। तो उसका मतलब था 1 कूलम, ध्यान रखना, ओके। अब देखो और द चार्ज ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, फिक्स है ये वैल्यू फिक्स है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन ए पार्टिकल इज गिवन बाय फॉर्मूला, तो देखो इस फॉर्मूला से हम इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया बेटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, Q = NE, ध्यान रखना Q = NE फॉर्मूला है हमारा, जिसमें ये N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ओके। तो ये चीज ध्यान रखना आपको, ओके। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे N = Q/NE भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये ध्यान रखना, N क्या है हमारे, अब जब N की वैल्यू हम पुट करें तो हमें एक इलेक्ट्रॉन में पता भी चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम में, 1 कूलम में। चार्ज की वैल्यू क्या रखा हमने, 1 कूलम, और E की वैल्यू हमें पता है ये फिक्स है, तो 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमने ये तो बोल दिया कि कूलम क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम बोले कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो E की वैल्यू डिवाइड दे दो, N की वैल्यू पता चल जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू आएगी लगभग अराउंड 6 × 10⁻6.25 × 10⁻18, देखो कितना बड़ा नंबर आ रहा है, पॉजिटिव 10 की पावर पॉजिटिव है 18, तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं एक तरह से, ध्यान रखना, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे। अब आता है वोल्ट, हमने जैसे अभी कूलम्स के बारे में पढ़ा है ना, तो कूलम क्या थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्ज के बारे में बताया और चार्ज की यूनिट दे दी है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Q = NE पढ़ लिया हमने, और उनका एक पता भी कर लिया कि एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं, वो कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आते हैं वोल्ट, तो वोल्ट साइंटिस्ट, वोल्ट हमने जो डिस्क्राइब किया वो था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, कि एक बैटरी है, बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, बट उसकी डेफिनेशन है, उसका डिस्कशन उन्होंने दिया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे ना वोल्ट रख लिया, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट क्या रख ली, वोल्ट रख ली बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे वोल्ट रख ली, इसका मतलब, अब देखो इनके मतलब है, ऐसा देखा होगा आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के दोनों के बीच का डिफरेंस, तो वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट क्या है बेटा, एक यूनिट है, ध्यान रखना, जो किसको मेजर करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है, ओके, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब ये है साइंटिस्ट हमारे वोल्ट, है ना, तो साइंटिस्ट हु इज द डिस्कवर बाय द वोल्टिक सेल, ठीक है, तो इन्होंने हमारी डिस्कवरी की थी पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस V से वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, लाइक आपके पास एक ये है बैटरी है यहाँ पे, ठीक है, और बैटरी को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया है, और ये है वोल्टेज, ये है पोटेंशियल डिफरेंस V, है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इसकी पोटेंशियल जो दिखाएंगे हम वो V से दिखाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और लाइक अब इसके अंदर है ना ऐसे करंट फ्लो होता है ना, तो हम ये मान लो ये चार्ज फ्लो होता है ऐसे, उसी को तो करंट बोल रहे हैं, है ना, तो ध्यान रखना ये चार्ज होता है, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है एक तरह से, ठीक है, समझ गए ना, तो ये हमारा, और यहाँ पे जितना टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जितना वर्क डन हो रहा है चार्ज को, वो हमारा W वर्क है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, देखो V = कुछ चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क डन हुआ, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाएंगे हम, वर्क अपॉन चार्ज, ध्यान रखना, तो वर्क कितना,
कितने चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क हुआ, उसी के रेशियो को क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे, ध्यान रखना। तो वोल्ट सिंपल सा वोल्ट हुआ, ध्यान रखना। वर्क क्या जूल में आता है और ये कुलाम में, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ध्यान रखना, इसकी यूनिट जूल पर कुलाम भी होती है और वोल्ट भी होती है। और यदि एक कुलाम चार्ज को लेके जाने में 1 जूल वर्क होता है, तो इसका मतलब 1 वोल्ट उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ पे 1 वोल्ट की डेफिनेशन डिफाइन होती है हमारी, इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर 1 जूल। ध्यान रखना 1 जूल वर्क डन होता है, किसी भी चार्ज को लेके जाने में हमारा 1 जूल वर्क होता है ना, वर्क डन टू मूविंग ए 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ध्यान रखना। तो ये बेटा 1 वोल्ट की डेफिनेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। 1 वोल्ट का मतलब 1 कूलम चार्ज को लेके जाने में 1 जूल का वर्क होता है, तो इसका मतलब 1 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे 1 मिली वोल्ट इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/100 वोल्ट, तो इसका मतलब वो कितना है हमारा 1/10⁻3, तो 1 इक्वल टू 10⁻³ 1 किलो वोल्ट इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट होता है, ध्यान रखना। ये ध्यान आपको रखनी है, छोटी छोटी बातें, ठीक है। अब आता है एम्पियर्स, तो एम्पियर के बारे में देख लो, देखो कुलाम के बारे में देख लिया, वोल्ट के बारे में देख लिया, अब एम्पियर के बारे में देख लो। एम्पियर क्या है, एम्पियर ऐसा यूनिट ऑफ द करंट, ध्यान रखना। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे यहाँ पे यूनिट रखी गई जो कि करंट को दिखाती है, करंट का दिखाती है। इसका मतलब क्या दिखाती है करंट के बारे में, कि कितना करंट जा रहा है उसके अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ द मेजरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, करंट को मेजर करने के काम में आती है। लाइक आपने एपरेटस वगैरह पे देखा होगा, ऐसी चीजें लिखी होती है ना, तो वो करंट को ही दिखाती है बेटा। तो ये एम्पियर्स थे हमारे, है ना, इनका नाम था पूरा एंड्रे मायरन एम्पियर। तो इन्होंने सर ने ये बताया हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। लाइक एक सर्किट है, सर्किट में हमने बैटरी जोड़ दी और बैटरी में इधर से इधर हमारा चार्ज का फ्लो हो रहा था ना, तो चार्ज का फ्लो हो रहा है तो कितनी टाइम में हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा था, वहां पे था हमारा कितना वर्क डन हुआ चार्ज को लेके जाने में, उसको पोटेंशियल बोल रहे थे। यहाँ पे हो रहा है चार्ज को जाने में कितना टाइम लग रहा है, उसका रेशियो है, ध्यान रखना। तो सर ने बताया कि कुछ चार्ज जा रहा है हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हमें हमारे लिए कितना चार्ज गया कितने टाइम में, उसका रेशियो क्या दिखाएगा हमें, करंट। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया है, I = Q/T। तो इसी की यूनिट बोली गई एम्पियर, या फिर इसकी यूनिट ये भी बोल सकते हो कुलाम पर सेकंड, कुलाम पर सेकंड को भी हम एम्पियर ही बोलेंगे, ठीक है, करंट की यूनिट बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या देखा, इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम, ध्यान रखना, चार्ज अपॉन टाइम, ध्यान रखना। तो चार्ज कुलाम में होता है ना, तो एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में है, और ये कुलाम में और ये सेकंड में है, तो हम एम्पियर इक्वल टू ये, तो हम देखो 1 कुलाम को जाने में 1 सेकंड लगता है, 1 कुलाम को जाने में 1 सेकंड लगता है, इसका मतलब है 1 एम्पियर उसमें करंट डेवलप हो रही है ना। तो 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन ऐसे बन गई हमारी। तो यहाँ पे 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या बनी है हमारी, कि इज constituted by the following 1 coulomb of charge in 1 second, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज मूव होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे 1 एम्पियर, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट। और 1 मिली एम्पियर के इक्वल टू आपको पता होगा 10⁻³ अभी मैंने 10⁻³ बताया था ना किलो वोल्ट में, वैसे इसमें मिली एम्पियर में बताएं तो मिली एम्पियर का भी आप बता सकते हो कि 10⁻³ एम्पियर होता है, ध्यान रखना। ओके, तो वहां पे 1 मिली एम्पियर का मतलब है 10⁻³ एम्पियर। ओके, अब तो इनमें मैच करना है आपको, कुछ क्वेश्चन है ये, तो इनमें देखो दोनों को मैच करना है आपके लिए। एक केवाई मतलब जैसे केबीसी होता है ना, वैसे आपके लिए एक मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, तो आप सोचो एक बार खुद कि यहाँ पे कौन सा मैच होना चाहिए। लाइक अभी तक हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, किस किस से मैच करना है अपने को, है ना, कि कौन सा किस में मैच हो रहा है आपको, ठीक है। तो देखो पहले जूल, है ना, फिर एम्पियर, फिर कुलाम और वोल्ट, है ना। तो बताओ इसमें पहला वाला किससे मैच हो रहा है, किससे मैच हो रहा है, ये वहां पे लिखा हुआ है उधर, ठीक है भाई, ABC ये सब। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में किसने बताया, एम्पियर ने बताया, है ना। चार्ज के बारे में कुलाम ने बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में वोल्ट ने बताया। तो ये मैच हो रहे हैं आपके, है ना। तो आंसर है हमारा कि एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट हमने एम्पियर ने बताया, ठीक है। फिर दूसरा चार्ज के बारे में हमने कुलाम्स ने बताया, बिल्कुल सही है। और थर्ड वोल्ट ने बताया, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये सही है। समझे
तो ये था आपके लिए क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट, अब इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। यहाँ पे हमने आपको तीनों डेफिनेशन देख लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज और आपका इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आया है, करंट ऑफ द 0.5 एम्पियर है, फिलामेंट में है और इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, 10 मिनट के लिए बल्ब चलता है। द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो इसके थ्रू बताना आपको कितना होगा ये। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी आपका गिवन है वो लिख लो। पहला तो गिवन पॉइंट जो है वो भी लिख लो बेटा, कितना कितना है आपका। मान लो आई कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है, और इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है आपका T इक्वल टू 10 मिनट्स, है ना। तो ये 10 मिनट दे रखी है आपको। फिर है चार्ज पूछा है, वो क्यू पूछा है आपको। ठीक है, तो आपको अभी अभी मैंने बताया आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है ना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होती है, और क्यू क्या पूछा है, द नेट अमाउंट चार्ज पूछा है। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आई टी, आई इंटू टी। अब टी ध्यान रखना सेकंड में लिखना है, तो 10 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएगी, 1 मिनट में 60 होती है, तो 10 इंटू 6, तो 600 सेकेंड्स हो गई। तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आई 0.5 इंटू 600। ठीक है, तो 600, तो इसका मतलब कितना हो गया, 300 कुलाम। ये आपका आंसर हो गया बेटा, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आप समझ के करना है आपको। ठीक है, कर लोगे ना। पहले जो भी गिवन है वो पॉइंट्स लिखना है यहाँ पे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, हाउ मच वर्क इज डन इन ए मूविंग ऑफ चार्ज मैग्नीट्यूड 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट एज ए पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। ठीक है, तो 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक जा रहा है वो, 2 कूलम चार्ज है। तो हाउ मच वर्क डन, वर्क डन पूछा है बेटा। पहले तो लिखो गिवन क्या क्या है ना, गिवन क्या क्या है आपको, है ना। तो ए पॉइंट है कोई, है ना, तो मान लो वी ए है, उसका पोटेंशियल कितना है वी ए, तो 118 है। फिर आ गया बेटा बी, बी तक जाना है, कहां तक जाना है, बी तक जाना है, तो बी तक जाना है तो 128 वोल्ट है, ये वोल्ट है। ठीक है, फिर आगे है चार्ज, तो Q इक्वल टू 2 कूलम है। ठीक है, और हाउ मच वर्क डन, तो W आपसे पूछा है ना। तो यहाँ पे लिखना फाइंड, कि फाइंड क्या करना है आपको। फिर उसके बाद में है बेटा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखो पोटेंशियल दे रखा है, चार्ज दे रखा है, ये दे रखा है, तो आपको अभी अभी मैंने बताया था V इक्वल टू W अपॉन क्यू, है ना। W अपॉन क्यू था ना, तो चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू, या पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज था। तो आपको क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे निकालना है आपको हाउ मच वर्क डन, W निकालना है। तो W निकालना है, तो W के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा V इंटू क्यू, है ना। तो डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल कितना है आपका, देखो 118 128 120 128 माइनस 118 इंटू ऑफ क्यू, क्यू कितना अपना 2 कूलम। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 इंटू 2, तो वर्क डन हो गया हमारा 20 जूल। ये इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इतने चार्ज को लेके जाना, या फिर इधर से इधर चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, 2 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। ओके, यहां तक समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट बाय 1 कूलम ऑफ द चार्ज, show that 1 ampere is equivalent to the 6.25 into 10। अच्छा, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन करने हैं अपने को। एक तो ये है अपना, और दूसरा और में आया है, दूसरा ये है आपका। ठीक है, तो दोनों ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें, है ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम 1 कूलम, दोनों बात एक ही है, ध्यान रखना बेटा, दोनों बात एक ही है। वो ऊपर वाला है जो इसका सेकंड वाला आंसर है। चलो मैं बताता हूँ इसमें क्या है। देखो वो हमें दे रखा है, पहले वाले की बात करते हैं हम। ठीक है, वो बोल रहा है कि आपका है ना 1 कूलम है, तो Q की वैल्यू क्या है 1 कूलम, है ना, और N की वैल्यू वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, है ना। और E की वैल्यू आपको पता ही होती है 1.6 इंटू 10 की और माइनस 19 कूलम। ठीक है, और हमें जो फाइंड करना है वो ये है। ठीक है, तो अब आता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूलाज क्या लगेगा हमारे पास, Q इक्वल टू एनी, अरे दिख रहा है ना यहाँ पे, इनके नंबरों को ही देखा करो कि क्या क्या दिया हुआ है। तो Q इक्वल टू एनी,
तो Q कितना 1 है, N हमें पता करना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है ना। तो इसको इसमें डिवाइड दोगे तो N इक्वल टू क्या लिखोगे 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 19, है ना। अब इसमें डिवाइड जाता नहीं है तो एक कैरी ले लो, तो 10 इंटू 10 की पावर 18 कर देंगे। अब 1.6, अब 10 में 1.6 का डिवाइड जा सकता है, बिल्कुल आज इजीली जा सकता है ना। तो 6 जीरो करो, है ना, तो इसको काटोगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आएगा। तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने ये कैलकुलेट करके देखा ही था अभी, है ना। तो देखो बेटा इतना सारा चार्ज होता है एक कूलाम के अंदर, तो दोनों का आंसर यही था, ध्यान रखना। सेकंड वाले में भी यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप ऐसे घबराना मत, इजीली कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलाम चार्ज इज 6.25 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना ये इतना इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और हमारे पास है, यहाँ पे जो गिवन है उसको लिख लो पहले, ध्यान रखना, ठीक है। जो गिवन होएगा ना बेटा उनको लिखते जाना है अपने को। इलेक्ट्रॉन देखो क्या है, कनेक्टेड 220 वोल्टेज से, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल दे दिया आपको 230 वोल्ट है, ठीक है, सप्लाई है। और करंट कितना, करंट कितना जा रहा है बेटा 8 एम्पियर करंट जा रहा है, ओके, फ्लो थ्रू द हीटर। हाउ मच चार्ज फ्लो अराउंड द सर्किट ईच सेकंड, हर सेकंड में कितना चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है। तो वो आपको बताना है, एक तो क्या है हाउ मच चार्ज, मतलब क्यू की वैल्यू बताना ही है, पर सेकंड, है ना, पर सेकंड बतानी है आपको, पर सेकंड बताना बेटा, ठीक है। और दूसरा बी है, ये तो ए में था हमारा, ठीक है। और बी में क्या पूछा है बेटा वो, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी का मतलब है, एनर्जी का मतलब है वर्क डन पूछ रहा है आपसे वो, है ना। एनर्जी वर्क डन निकाल लोगे तो एनर्जी निकाल लोगे, इसका मतलब वर्क डन पूछ रहा है वो आपसे, है ना। तो कितनी होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्यू निकालना है, तो क्यू निकालने के लिए आई होना चाहिए आपके पास, पर सेकंड पूछा ही है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बता सकते हो इसमें पर सेकंड क्यू इक्वल टू आई इक्वल टू, हमें पता है ए का आंसर करेंगे हम, तो आई इक्वल टू हमें पता है क्यू अपॉन टी, पर सेकंड पूछा है, टी का मतलब 1 सेकंड लेना है हमें। तो क्यू कितना है, तो क्यू इक्वल टू आई टी हो जाएगा, आई इंटू टी। तो आई कितना है 8 और टी कितना है 1 सेकंड, तो 8 गुलाम पर सेकंड जा रहा होगा वो, ये फर्स्ट का आंसर आ गया है, ठीक है। फिर सेकंड ऐसे ही इसका आंसर देना है हमें, तो यहाँ पे क्या देंगे हाउ मच, अच्छा एनर्जी पूछा है, एनर्जी के लिए हमें V इक्वल टू पता है हमें क्या होता था, हमें W अपॉन Q होता था। तो W निकालना है, उसी को क्या बोलेंगे हम, एनर्जी बोलेंगे। तो V इंटू क्यू कर सकते हैं हम, तो V इंटू क्यू करेंगे तो V कितना है 230 है, 230 और ये कितना है 8 है ना। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0 8 3 24 और 2 8 इंटू 2 16, 16 टू 18, ठीक है। ये आपकी जूल में आ जाएगी बेटा, है ना। तो इतनी एनर्जी आपको इधर से मिल रही होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो इजीली, बस वही लिखो, गिवन पॉइंट लिखो, जेन फॉर्मूला लिखो, अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपका। मैंने 3 ही फॉर्मूले सिखाए आपको अभी तक, ज्यादा नहीं सिखाए। एक तो लिखा है Q इक्वल टू एनी, है ना, चार्ज के लिए। दूसरा लिखा है मैंने करंट के लिए I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना। और तीसरा लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल के लिए W अपॉन क्यू। ये 3 फॉर्मूलाज हम बनाए हैं, ओके। तो आपको ये तीनों फॉर्मूलाज आपको समझ में आ गए होंगे, है ना, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट, अब आता है ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ में सबसे पहले हम देखेंगे, देखो उन तीनों के बारे में पढ़ लिया ना हमने, कूलम्ब्स के बारे में, एम्पियर के बारे में, वोल्ट के बारे में। तो ये 4th नंबर के साइंटिस्ट है ओम्स लॉ, इसके बारे में कोई उसके बाद में कोई ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस ये टॉपिक आगे चलता रहेगा। तो ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ में सबसे पहले ओम्स लॉ, ओम्स जो भाई साहब थे मेरे नाम से हैं वैसे ही, है ना। तो इन्होंने बताया एक कुछ अच्छी चीज बताई इन्होंने, ठीक है। और उसका रिलेशन निकाला, जो हमने करंट पढ़ रहे थे ना, अभी पढ़ रहे थे ना, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना, और I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना। तो ये करंट के बीच में और इसके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, है ना। तो इन्होंने वही कुछ एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने डायरेक्ट रिलेशन बताया। तो उन्हीं उसी एक्सपेरिमेंट और उसी के रिलेशन के बारे में हम समझेंगे। लाइक यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ठीक है। तो ओम्स लॉ गिव्स ए रिलेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक
क्वांटिटीज, दो इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज जिनके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कौन सी क्वांटिटीज के बारे में उन्होंने रिलेशन दिया, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक मान लो एक बैटरी लेते हैं, एक बल्ब लेते हैं, उसको हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने से क्या हुआ बेटा, कनेक्ट करने से जैसे हमने उसको ऑन किया, जैसे हमने है ना एक पहली वाली बैटरी से कनेक्ट किया था ना, तो थोड़ा सा जला था वो, है ना, थोड़ी सी रोशनी हुई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक सेल और बढ़ा दिया। एक सेल और बढ़ाने से क्या हुआ बेटा, इसमें जैसे हम कनेक्ट करेंगे ना तो इसमें वापस करंट जाएगा, तो ये पहले वाले से थोड़ा ज्यादा है ना ऐसे रोशनी करेगा। फिर हमने 3 बैटरी लगाई, तो 3 बैटरी से और भी ज्यादा है ना ऐसा वो हुआ, मतलब उसने और भी ज्यादा रोशनी दी, है ना, और ज्यादा जला। इसका मतलब उसमें उन्होंने देखा कि यार वोल्टेज बढ़ाने से क्या करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ने से ये ज्यादा जल रहा है, ज्यादा पावर दे रहा है आपको, है ना। तो उन्होंने एक रिलेशन निकाला, ओम्स लॉ स्टेटमेंट दैट द करंट ऑफ फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर is directly proportional to the potential difference। उन्होंने बोला कि V आपका जो है वो प्रोपोर्शनल रहेगा I के, ध्यान रखना, ये रिलेशन दिया, ठीक है। अक्रॉस द एंड ऑफ द इट्स टेम्परेचर इज सेम, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए चारों तरफ से, तब जाके इन्होंने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ आती है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया आता है, टेम्परेचर एंड मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर एंड मटेरियल, ये सबके सब क्या होने चाहिए बेटा, कांस्टेंट रहने चाहिए। तब ये कांस्टेंट है, तब आपका जो पोटेंशियल है जो V है वो I के प्रोपोर्शनल रहेगा, ये चीज बताई इन्होंने, ठीक है। तो V अपॉन I, तो ध्यान रखना जब V अपॉन I, या फिर हम बोल सकते हैं कि V और I प्रोपोर्शनल है, तो हमने R कांस्टेंट लिया एक, ठीक है, R एक कांस्टेंट लिया, तो V अपॉन I इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे बाद में, बट ध्यान रखना V अपॉन I इक्वल टू एक R कांस्टेंट आता है हमारा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इस R को बोलेंगे रजिस्टर, रेजिस्टेंस बोलेंगे बाद में। तो V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे ध्यान रखना V इक्वल टू आई आर हो गया है, और VIR में ध्यान रखना, और इसी रिलेशन को क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, या फिर इसी रिलेशन को क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है, समझ गए। आगे नेक्स्ट, अब रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है, जब एटम है, एटम के पास में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनका रैंडम मोशन हो रहा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे बैटरी लगाते हैं ना, तो बैटरी लगाने से क्या होता है कि सारे के सारे ना एक तरफ, एक डायरेक्शन में मूव होने की कोशिश करते हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होता है, व्हेन एटम आर मोर रेजिस्टेंस इज मोर, तो जैसे एटम्स है तो ज्यादा एटम्स होंगे ना, तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, मतलब रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब सीधी सी बात है कि रुकावट, करंट को फ्लो होने से रोकता है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, लाइक ये इलेक्ट्रॉन है तो ये जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे एटम्स आ रहे हैं, तो ज्यादा एटम होंगे ना मटेरियल में, तो ज्यादा रुकावट आएगी, इसका मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस होएगा, तो इसका मतलब करंट का फ्लो कम होएगा वहां पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा होता है, करंट इज लेस, मैंने अभी बताया आपको, है ना, कि करंट लेस होगा, और एटम आर लेस, तो एटम कम है तो करंट का ज्यादा फ्लो होगा, है ना, करंट इज मोर होगा, ओके। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इज प्रॉपर्टी फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ध्यान रखना, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इज अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ध्यान रखना, अभी मैंने यही बात बताई कि जो करंट है उसका फ्लो रोकता है कौन, रेजिस्टेंस, है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, मतलब इसी को क्या बोलेंगे, इसी प्रॉपर्टी को, इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, ध्यान रखना, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को रोकती है, ओके। नेक्स्ट तो हमने एक रिलेशन देखा, R इक्वल टू V अपॉन I होता है, जिसमें ओम्स इसकी यूनिट होती है, ध्यान रखना, तो इसकी यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है, ध्यान रखना, और ये रेशियो किसका होता है, इसका। तो हमने यहाँ पे एक रिलेशन निकाला कि वोल्ट अपॉन एम्पियर को ही हम क्या बोलेंगे बेटा, वोल्ट अपॉन एम्पियर को ही क्या बोलेंगे, ओम। और यहाँ पे 1 एम्पियर, यदि 1 वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं और 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तो इसका मतलब है वहां पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 ओम। और 1 ओम की डेफिनेशन यहाँ पे ध्यान रखना, 1 ओम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ द
कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट इज इट इज इन 1 एम्पियर, देन इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। ध्यान रखना, तो इसी को क्या बोलेंगे बेटा, 1 ओम बोलेंगे। ठीक है, वही सिंपल फॉर्मूले से ही हमने डेफिनेशंस बना दी, चाहे वो 1 वोल्ट हो या 1 एम्पियर हो या फिर 1 वोल्ट हो या 1 एम्पियर या वो 1 ओम हो, है ना। चलो नेक्स्ट, हाँ इसमें बताओ फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर, एरिया क्रॉस मटेरियल, टेम्परेचर, है ना। तो इसमें टेम्परेचर होता है जो कि रेजिस्टेंस को वेरी करवा सकता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रेजिस्टेंस के पैरेलल सीरीज हमने क्वेश्चन देख लिए हैं, है ना। तो अब इसी में कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 20 एंड कंडक्टर है और उसका रेजिस्टेंस कितना है, ध्यान रखना वो 4 ओम रेजिस्टेंस इसका। ठीक है, रेजिस्टेंस इसका। ठीक है, दे आर कनेक्टेड 6 वोल्ट, 6 वोल्ट से कनेक्टेड है, ध्यान रखना। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है 20 ओम और दूसरा कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 ओम। ठीक, कनेक्टेड है 6 वोल्ट की बैटरी से। तो इसमें हमें जो पूछा गया है उसका देखो बेटा, इसमें क्या पूछा गया है, एक तो टोटल रेजिस्टेंस करंट, टोटल करंट पूछी है। ठीक है, दूसरा पूछा है इसके अंदर कि इसके टोटल रेजिस्टेंस कितना है, करंट कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, लाइक आपका ऐसा एक 6 ओम 20 ओम का रेजिस्टेंस है और ये जिस बैटरी से जुड़ा हुआ ना उसके बाद में ये जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर इसका भी खुद का रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना। इसका कितना है 4 ओम है पूरा पूरा। ठीक है, और ये 206 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकाले तो आर इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा, देखो दोनों सीरीज में है तो 4 + 20 तो कितना आ जाएगा बेटा 24। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड हमारा करंट, करंट क्या हो जाएगा बेटा V/R, तो V/R तो आर इक्विवेलेंट होना चाहिए ताकि हमारे सर्किट में जितना करंट जा रहा है उसका पता चल जाए। तो V कितना हमारा 6 वोल्ट और ये कितना है 24, तो 6/24 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 एम्पियर करंट। ओके, थर्ड की बात करें हम तो यहाँ पे थर्ड देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर लैंप। ठीक है, तो ये कंडक्टर जो था ना हमारा, इसके अलोंग आपको पोटेंशियल बतानी है यहाँ पे, इसके अलोंग। ठीक है, V, तो V की वैल्यू, तो V इक्वल टू क्या होता है IR। ठीक है, IR, तो ये पोटेंशियल उन टर्मिनल्स के बताएगा जहां पे ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एक वोल्टमीटर लगा के देखें हम तो यहाँ की जो पोटेंशियल होगी वो बताएगा। तो इस लैंप का जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा लैंप का रेजिस्टेंस और लैंप में कितनी करंट जा रही है, ध्यान रखना। ये दोनों पता हो तो लैंप में करंट तो सेम ही जाएगी सभी में, 24 ही है ना, ये 4 ही है 1/4 है ना। और ये लैंप का रेजिस्टेंस वो है आपका 20। ठीक है, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 वोल्ट इसकी पोटेंशियल आएगी, ध्यान रखना। तो ये थर्ड का आंसर था आपका। ओके, समझ गए, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें ऐसे दे रखा था लैंप और इसका खुद का भी रेजिस्टेंस था 4 ओम और ये। ठीक है, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है ये। ठीक है, इन द गिवन डायग्राम R1 R2 R3 R5 10 30 है, 5 10 30 है। ठीक है, तो 5 10 30 मान लो इनको। देन इसके बाद में ये बोल रहा है कनेक्टेड 12 वोल्ट की एक बैटरी है। ठीक है, तो अब इसमें आपको बताना है रजिस्टर कि कितना करंट जा रहा है हर रजिस्टर में, मतलब इनके करंट बताना है हमें, I1 बताना है, I2 बताना है, I3 बताना है। ठीक है, और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बताना है, बी बताना आपको, टोटल करंट भी बताना है, मतलब यहाँ पे टोटल करंट भी बताना है, I1 I2 I3 तीनों करंट बताने हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आप यहाँ पे पैरेलल में लिख सकते हो 1/5 + 1/10 और 1/30। पैरेलल में एलसीएम लेंगे हम 30, तो ये आया 6, ये आया 3 और ये आया 1, तो ये 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 = R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 / 6 3 9 और 10, तो 10, तो 3 ओम, 3 ओम इसका आर इक्विवेलेंट आ गया हमारा। तो फर्स्ट का आंसर तो ये आ गया। ठीक है, देन बी की बात करें हम, बी का मतलब, अच्छा करंट की बात कर रहा था, ये हमारा सी पार्ट आया, ध्यान रखना बेटा, ये सी पार्ट आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। अब बात करें हम बी की, है ना,
तो इसमें देखो टोटल करंट पूछ रहा है, तो 12 वोल्ट की बैटरी, इसका मतलब ये पोटेंशियल है पूरी बैटरी में, इसमें जो भी पोटेंशियल है 12 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पे I की वैल्यू हम पता करें तो क्या होगा, V अपॉन R, तो R इक्विवेलेंट कितना है 3, V कितना है 12, तो 12 अपॉन 3, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 12 अपॉन 3 4 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा आया, बी आ गया है। ठीक है, ये बी पार्ट आ गया है 4 एम्पियर। ठीक है, और आपके ए पार्ट की बात करूं अब मैं, तो अब मेरे को पता है 12 वोल्ट है, तो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल है ना बेटा, इसका भी 12 वोल्ट ही रहने वाला है। मतलब इन तीनों के लिए जो सेम चीज रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, पोटेंशियल 12 वोल्ट। ठीक है, तो अब अलग अलग करंट निकाले हम, है ना, तो I1 निकाल सकते हैं, I2 निकाल सकते हैं, I3 निकाल सकते हैं। बेटा I1 क्या होगा आपके लिए, I1 होगा हमारा V अपॉन R1, और I2 V अपॉन R2, और I3 V अपॉन R3। तो इसमें V कितना है 12 और R कितना है, R आपके पास 5 है। यहाँ पे कितना है 12 अपॉन, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे कितना है 30, तो 12 अपॉन 30। तो ये हमारे I1, I2, I3 की वैल्यूज आ गई एम्पियर में, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी I की वैल्यू कितनी आई 12 अपॉन 5, इसमें कितनी आई 12 अपॉन 10, और इसमें कितनी आई 12 अपॉन 30। ये इनके आंसर से बेटा, ध्यान रखना, ये इनकी वैल्यूज है। ओके, तो आपको ऐसे पता रखना है, तो कभी भी क्वेश्चन दिखे तो ऐसे एक एक पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करना, ओवरऑल निकालने की कोशिश करना। पहले इक्विवेलेंट निकाल लो, देन टोटल करंट निकाल लो इसका, है ना, जैसे लाइक टोटल करंट, हमारा टोटल करंट आएगा। अब एक एक ब्रांच का देखो, तो एक एक ब्रांच में देखो 12 वोल्ट है, तो इसका पोटेंशियल सबका सेम रहना है। ठीक है, करंट अलग अलग रहेगी, तो ना, तो इसका I1 निकालना है, तो V1 अपॉन R1 किया, तो हमने हमारी ये इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे सभी क्वेश्चंस को आपको करना है अलग अलग ब्रांचेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने एक, इसमें देखो 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, 10 ओम, 40 ओम, 30, 20, 10, 60 ऐसे अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, और ये इसमें पूछा क्या है वो देखो, इसमें टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। ठीक है, और टोटल करंट पूछ रहा है, इसमें से इसका करंट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखो ये पैरेलल में है, इनका एक इक्विवेलेंट आएगा, देन वो वापस यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में, इनका एक इक्विवेलेंट आएगा, फिर वो जो इक्विवेलेंट और ये इसका इक्विवेलेंट है वो दोनों वापस सीरीज में आगे देखो सर्किट में, है ना। तो ऐसे ही अपने को सर्किट सॉल्व करना है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं मैं, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे तो मेरी बैटरी है ही, ठीक है, ऐसे बैटरी जुड़ी हुई है, यहाँ पे एक इक्विवेलेंट आएगा, फिर यहाँ पे आपका एमीटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक इक्विवेलेंट आएगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ आर डैश, इसको मैं बोल देता हूँ आर डबल डैश। ये आर डबल डैश दोनों सीरीज में आ जाएंगे। फिर तो आर डैश निकालना है मेरे को, तो 1 अपॉन आर डैश इक्वल टू क्या लिखूंगा 30, 20, 60, तो 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 30 और 1 अपॉन 60। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 60 है, तो ये आया हमारा 260 का, इसमें 2, तो कितना जाएगा 3 टाइम, 2 टाइम और 1 टाइम, तो 1 अपॉन आर डैश। तो आर डैश इक्वल टू 60 बाई कितना आया 5, 6, तो 10 आ गया ये। ठीक है, तो आर डैश की वैल्यू आ गई 10 ओम। ठीक है, ऊपर वाले की बात करें, ये दोनों पैरेलल में है, तो आर डबल डैश निकालेंगे हम, तो पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 40। ठीक है, 40 एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 4 टाइम और ये आएगा 1 टाइम, तो 1 अपॉन आर डैश, आर डबल डैश। तो आर डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ से 40/5 मतलब 8 आ जाएगा। ठीक है, आर डैश, तो यहाँ पे आर डैश की वैल्यू आ गई 8। ओके, अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना 12 वोल्ट है। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट लगे हुए हैं आपके। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इसमें करंट कितना जा रहा है, तो करंट कितना जा रहा है, तो करंट के लिए आपको पता होना चाहिए करंट क्या होता था, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया, अब देखो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा आपका, यहाँ पे R1 आर डैश निकाल लिया ना, तो वो दोनों सीरीज में R और R डबल डैश, तो ये कितना आया था, आर डैश कितना आया था 10 और R डबल डैश आया था 8, तो ये कितना आया आर इक्विवेलेंट 18 आ गया आपका, ध्यान रखना। तो 18 आर इक्विवेलेंट है, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी फर्स्ट, मतलब ये इसका सेकंड,
आर इक्विवेलेंट, ये तो आपका बी आया है, ध्यान रखना, ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया, आप टोटल रेजिस्टेंस, ये सेकंड पार्ट आ जाएगा हमारा। तो वी कितना है इसमें 12 वोल्ट, और ये कितना 18, तो कितना आया 6 से कटेंगे तो 2/3, ठीक है, मतलब 0.66 एम्पियर हमारा करंट आ जाएगा। समझ गए ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप हैंडल करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब देखो यहां पे फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस वी कैन श्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स। तो 4 कॉइल्स का कॉम्बिनेशन में आपको लोएस्ट भी बताना है, ठीक है, और हाईएस्ट भी बताना है, ये लोएस्ट भी बताना है और हाईएस्ट भी बताना है। और रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं 4, 8, 12 और 24। तो बेटा यहाँ पे जो गिवन आपको दे रखा है, गिवन दे रखा है कौन कौन से 4, 8, 12, 24, ये 4 रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। आपको पूछा है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस किस में मिलेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन करेगी मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले, और मिनिमम रेजिस्टेंस किस में मिले। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, जब उसको सीरीज में ऐड कर दे सबको, क्योंकि उसमें क्या होता है फॉर्मूले में आपने देखा होगा R1, R2, R3 सब सम हो रहे होते हैं ना, तो समीशन ऑफ ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस का सम कर दो तो उसमें हमारा जो मैक्सिमम निकलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और मिनिमम कब रहेगा, जब वो पैरेलल में एडेड होते हैं तो उसमें मिनिमम मिलता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को यही देखना है कि इसमें मिनिमम कब मिलेगा, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज का, कि सीरीज में हमें मैक्सिमम मिलने वाला है, तो मैक्सिमम मिलेगा तो आर इक्विवेलेंट सीधा सीधा जोड़ दो इनको, 4 + 8 + 12 + 24, ठीक है, 20, 24, 44, 44 और 4 48, तो 48 ओम इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। और सेकंड कंडीशन हमारी वो बोल रहा है मिनिमम लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस, तो लोएस्ट कब आएगा बेटा पैरेलल में, ध्यान रखना, ठीक है। तो पैरेलल में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं 1/4, 1/12, 1/44, 1/40, 4, 8, 4, 8, 12, 24, 4, 8 और 24 ये है। एलसीएम ले लो, इसमें कितना 24 में जा रहा है सभी का डिवाइड, तो 24 ले लो, तो ये 6 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम और ये 1 टाइम आर, ठीक है। तो आरपी कितना आया पैरेलल में, कितना है 24 डिवाइड बाई 6, ये 5, 6, 6, 12, तो 24 डिवाइड बाई 12 मतलब 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया। तो ये मिनिमम आ गया आपका, देखो यहाँ पे दिख रहा है मिनिमम, तो ये मिनिमम आ गया, ध्यान रखना, ये मिनिमम आएगा आपका, ध्यान रखना। तो ये मिनिमम रेजिस्टेंस है और ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। ऐसे आपको कैलकुलेशंस करनी है, वो जब क्वेश्चंस बोले तो उस क्वेश्चन का मतलब समझो कि एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अभी बोल रहा हाउ मेनी 176 रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 करंट, तो 5 करंट एम्पियर ऑन 202 वोल्ट। तो देखो बेटा यहाँ पे जो गिवन है ना, तो वो है कि अपने को 5 एम्पियर करंट की रिक्वायर्ड है, 5 एम्पियर रिक्वायर्ड करंट, मतलब इतना एम्पियर करंट दे वो, और उसको कनेक्ट किससे किया है 220 वोल्ट से, ये इसका बैटरी का कनेक्टेड है, ये इतना करंट है। 176 रजिस्टर्स है ना, तो उनको पैरेलल में तो कितने रजिस्टर हम सेट करें ऐसे, ठीक है। तो मान लो आप पैरेलल में इक्विवेलेंट कभी निकाले होंगे, तो ध्यान रखना पैरेलल में जब n इक्वल रेजिस्टेंस लगे होते हैं, है ना, तो हम जो इक्विवेलेंट रखते हैं वो इक्विवेलेंट रखते हैं क्या, एक रेजिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो एक रेजिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ऐसे रखेंगे हम, है ना, ये एक रेजिस्टेंस है वंस, ठीक है। तो देखो यहां पे ऐसा होता है लाइक आपने ऐसे 3 रेजिस्टेंस रख दिए और तीनों पैरेलल में है, तो तीनों पैरेलल में है, तो यहां पे आर आर आर,
और इक्वल है, तो आपका जो इक्विवेलेंट होता है ना पैरेलल में, तो वो R अपॉन n हो जाता है, ध्यान रखना। n नंबर है, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 का डिवाइड दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे, तो वो बोल रहा है कि हाउ मेनी 176 रजिस्टर्स, तो कितने रजिस्टर 176 रजिस्टर्स है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट। हेलो, हाँ तो देखो, ठीक है, तो देखो यहां पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो देखो यहां पे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए हाउ मेनी मतलब कितने, एक रजिस्टर है, ध्यान रखना, एक रजिस्टर की वैल्यू ये दे रखी है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना, एक रजिस्टर की वैल्यू, तो वो आपसे n पूछ रहा है, ठीक है, कि n कितने हो, कितने रजिस्टर हम पैरेलल में ऐड करें, है ना। तो एक 176 का है, 176 का है, तो ऐसे 176 के है ना, कितने हम ऐड करें, तो हमें r की वैल्यू तो पता है ना, n की वैल्यू पता करना है, ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए एक तरह से, और पैरेलल में कनेक्टेड है, ध्यान रखना है, ठीक है। पैरेलल में, अब सीरीज में होता तो R इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं हम, n इंटू आर, लेकिन यहाँ पे ऐसे, तो R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, R अपॉन n, ठीक है, तो n की वैल्यू पता चल जाएगा। अब हमें पता है V इक्वल टू आई आर होता है, आई आर, है ना, V आपका क्या है, V आपका 220, I कितना है, I आपका है 5 एम्पियर चाहिए आपको, R, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट होता है, तो R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो, R अपॉन n, तो R 176 डिवाइड बाई n, ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू पता चल जाएगी कि कितने रजिस्टर्ड आपको पता मतलब रखने हैं, ताकि 5 एम्पियर करंट आ सके। अब n की वैल्यू निकालनी, तो n की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, कितना हो जाएगा 220 इंटू 220 नहीं 220 में देखो n इधर भेज दो, 220 को नीचे भेज दो, ठीक है, तो यहाँ पे भेज दोगे आप 5 इंटू 176 डिवाइड बाई 220, ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट कर लेना, n की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना ये वाली चीज, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, यदि यहाँ पे पैरेलल बोला है ना, तो r बाई n करना है, और यही यहाँ पे सीरीज बोल देता है ना, तो यहाँ पे क्या करना है बेटा आपको, तो यहाँ पे r इक्वलेंट इक्वल टू nr यूज करना है आपको, ओके, तो ये चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसमें है हाउ मच करंट विल बी करंट, इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब में कितना करंट जा सकता है यदि 220 वोल्टेज उसको सोर्स दी गई है और बल्ब का जो फिलामेंट का रेजिस्टेंस है वो इतना है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो फिलामेंट का रेजिस्टेंस दे रखा है, तो V इक्वल टू आई आर लगा लो, है ना, आई आर लगा लो, तो आपका R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन, अच्छा करंट चाहिए ना अपने को, देखो पता क्या करना है अपने को, करंट, तो I पता करना है, तो I के इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R होता है, तो V कितना 220 डिवाइड बाई 1200 आंसर आ जाएगा आपका एम्पियर में, ठीक है, समझ गए ना यहाँ से, तो 11 अपॉन 60 एम्पियर के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट में। सेकंड में बात करें हम, तो हाउ मच करंट विल बी द इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 202 वोल्ट है, सोर्स से जुड़ी गई है, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इतना है, तो सिंपल वही ऊपर वाला जैसा ही क्वेश्चन है, I इक्वल टू वही V अपॉन R कर लेना, R आपको वैल्यू पता ही है, 220 वोल्टेज में जोड़ी गई है और उसका रेजिस्टेंस आपका 100, तो ये कितना आ गया 2.20 एम्पियर, इतनी करंट के आसपास उसको करंट चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो वो तो तुम कर ही लोगे, ठीक है। फिर थर्ड में है, अब देखो यहाँ पे थर्ड में रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल लेंथ 1 मीटर 26 ओम रेजिस्टेंस है एट 20 सेंटीग्रेड पे, द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मीटर है, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है बेटा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, R इक्वल टू क्या था हमारा, R इक्वल टू रो एल अपॉन, ये देखो 1 मीटर का लेंथ का इस वायर है, इसका डायमीटर ये है,
ठीक है, और इसकी ये रेजिस्टिव मतलब ये इसकी इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होगा। अच्छा यहाँ पे क्या क्या गिवन है अपने को, गिवन है आपको 26 ओम है रेजिस्टेंस, करंट लेंथ आपकी ये लेंथ ध्यान रखना, लेंथ 1 मीटर है और डायमीटर आपका 0.3 है, और आर इसकी आधी हो जाएगी है ना डायमीटर की, और मीटर में इतनी हो जाएगी, एमएम में दे रखी है ये, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई 2 ये करोगे तो कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे एमएम में मीटर में आ जाएगा ये। आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस का पता R = ρl/a होता है, तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, वही RA/L हो जाएगा, है ना। तो RA/L और A क्या है यहाँ पे πr² है ना, R डायमीटर, रेडियस पुट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे R की वैल्यू हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी, पाई की वैल्यू रखी और R की वैल्यू रखी, उसका स्क्वायर किया हमने, ठीक है। देन लेंथ की 1 मीटर है, तो अब ऊपर वाले को कैलकुलेट करना है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे रो की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे रो की वैल्यू आ जाएगी 1.84 × 10⁻⁶ ओम मीटर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए करना, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू रहेगी आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and area cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance and another wire of the same material having length L/2 and area is the cross section 2A, ठीक है। अच्छा देखो, एक वायर के बारे में बता रखा है उसने, पहला जो वायर है आपका वो मटेरियल है, कुछ मटेरियल से बना है, उसकी लेंथ कितनी है, L है, ठीक है। उसकी लेंथ आपकी L लेंथ दे रखी है, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है, और 4 ओम इसका रेजिस्टेंस है। What would be the resistance of the another wire? दूसरे वायर का क्या होगा यदि सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो यहाँ पे R की वैल्यू देखो, लिखो। अच्छा R इक्वल टू हमें पता है ρl/a होता है, तो यहाँ पे मटेरियल 1 की बात करूं मैं, मटेरियल 1 और मटेरियल 2, तो मटेरियल 1 की बात करूं मैं तो यहाँ पे R है, रो है, L है, A है, ठीक है। जो R है वो मेरा 4 है, रो मेरा सेम रहेगा दोनों में, ध्यान रखना रो दोनों में सेम रहेगा, सेम मटेरियल है इसलिए, ठीक है। L मेरा लेंथ मेरी इसमें रो ही है, ध्यान रखना, L मेरी लेंथ है और A मेरा एरिया है, A है, ठीक है। तो यहां से बात करूं मैं तो 4 = ρl/a, यहां पे एक इक्वेशन दे दो इसको कि 4 = ρl/a आता है। सेकंड मटेरियल की बात करूं मैं तो मटेरियल सेकंड में R = R' बोल देते हैं, R' = ρ'(L'/a'), यहाँ पे रो सेम है, रो को रो ही रखना है और R' की वैल्यू पता करनी है हमें, तो रो की जगह रो ही, L की जगह क्या पुट करना है बेटा, L/2 है ना, तो L/2 हो जाएगा, और एरिया क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2A हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है देखो, यहाँ पे ρl/a, R = R' = 1/4 ρl/a, ρl/a की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, 4 आ चुकी है, तो वहां पे पुट कर दो, तो R' कितना आया, 1/4 × 4, तो कितना आया 1, तो 1 ओम आपका आंसर है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि एक वायर का दे दिया, उसमें सेम कुछ रख दिया, इक्वेशन बना लो, आराम से आंसर आ जाएगा आपका, ओके। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है, तो आप ऐसे कर लोगे ना क्वेश्चंस, ये इसमें दे दिया एक्सप्लेनेशन, बट अपने को नहीं करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहां पे कर लेते हैं हम। तो अब तुम्हारे पास फिर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखो, लेट्स रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, उसका क्या है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स पे जो पोटेंशियल लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं, ठीक है, कंपोनेंट डिक्रीज हाफ एंड इट्स फॉर्मर वैल्यू, ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू अकर इन द करंट थ्रू, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है वो रिमेन कांस्टेंट है, वो सारे के सारे कांस्टेंट है, मतलब जो भी वैल्यूज वगैरह है वो कांस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR आपको पता होना चाहिए, I = V/R आपको पता है। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ, मतलब पोटेंशियल कितना हो गया उसका, पहले के कंपैरिजन में हाफ हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो गया होगा, V' कितना हो गया, V/2 है ना।
तो और रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, वो बोला है कि रिमेन्स कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का वो कंपोनेंट सेम रहना, मतलब रेजिस्टेंस सेम रखना है अपने को, ठीक है। इसका मतलब रेजिस्टेंस आपका सेम है, तो आई डैश क्या होगा, आई डैश इक्वल टू वी डैश अपॉन आर, आर डैश नहीं रखना, आर ही रखना क्योंकि सेम रहेगा अपना, है ना। आर डैश आपका आर ही रहेगा, मतलब पहले की कंपैरिजन में, ठीक है। तो वी डैश अपॉन आर, तो वी डैश की वैल्यू डालो यहाँ पे, वी डैश की वैल्यू क्या है, वी बाई टू, तो वी बाई टू, तो करंट कितना हो गया एक तरह से पहले के कंपैरिजन में आधा हो गया वी बाई आर, तो आई डैश कितना हो गया पहले की कंपैरिजन में हाफ, तो ध्यान रखना पहले का हाफ हो गया आपका आई डैश, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हमें करना था, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो बेटा ऐसे ही हैंडल करना है, ओके। अब देखो इसके इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे लगभग चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब वर्क पावर इसका कुछ देखना है, आप इलेक्ट्रिक पावर वगैरह की देखनी है, तो यहाँ पे इसके इफेक्ट जो देखने को मिलते हैं हमें इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो उसमें सबसे पहला इफेक्ट आता है हीटिंग का, है ना, कि हम हीटिंग देख सकते हैं, है ना। सेकंड इफेक्ट हमारा मैग्नेट भी बना सकते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट बनाते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं वो। थर्ड इफेक्ट हमारा केमिकल है, ध्यान रखना, ये तीन इफेक्ट्स है इसके, ठीक है, जो आपको पता रखना है, लाइक हीटिंग। तो हम सबसे पहले इसका जो पहला इफेक्ट है ना उसी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, फिर अगला चैप्टर आएगा हमारा मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, तो हीटिंग इफेक्ट में सबसे पहले देखेंगे, लाइक आपने ये टेलीविजन वगैरह ये सारी एपरेटस देखे होंगे, है ना। तो लाइक हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट लाइक आपने नाइक्रोम के वायर वगैरह देखे होंगे ना, तो वो हीट ही करते हैं, ध्यान रखना। हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वो मेल्ट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं अपना टेम्परेचर मतलब देते हैं, एक हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं हमें, ठीक है। तो एटम इन द स्टेट वेरिएबल स्टेट रहती है, ये फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रिसिटी से देते हैं इनको, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागने लगता है, भागने से क्या होता है इनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है इनके बीच में कॉलिजन होते हैं, कॉलिजन बढ़ने से क्या होता है काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉसेस आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। हमें पता है एनर्जी कंजर्व रहती है, कभी भी लॉस नहीं हो सकती, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोलिजन से काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है, तो इसका मतलब वो लॉस कहीं ना कहीं तो जाता ही होगा ना, कहीं ना कहीं आउट तो होता ही होगा, तो वो लॉस हमें हीट की फॉर्म में मिलता है, ध्यान रखना बेटा, है ना। तो द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, ओके, हीट एनर्जी में हमें मिलता है, ये चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे हीट एनर्जी, ओके। अब आएंगे हमारे ये जो साइंटिस्ट थे जूल, इन्होंने बताया ये चीज, जूल ने बताया था ना वर्क के बारे में, लाइक वही। तो जूल्स लो क्या है, हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, और टाइम, ठीक है, इनके प्रोपोर्शनल रहता है। तो यहां से एक फॉर्मूला बन के आता है हमारा, ध्यान रखना, जो क्या क्या बताता है ये कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, हमें पता है ये चीज, है ना। तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी एक इक्वेशन हो गई हमारी। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारी लाइक ओम्स लॉ ने V इक्वल टू आई आर बताया, तो दूसरी इक्वेशन हमारी V इक्वल टू आई आर हो गई, है ना। फिर तीसरी इक्वेशन आप वही सर्किट में देखो तो वोल्ट के अकॉर्डिंग V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना। तो तीसरी इक्वेशन ये हो गई हमारी V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो तीनों इक्वेशंस को मिलाए, मतलब Q की जगह IT रखे और V की जगह IR रखे, तो आपका पावर का फॉर्मूला बनता है बेटा। ये तीनों फॉर्म इसमें इस वाले फॉर्मूले में रख दिया हमने, W इक्वल टू आई, ये था ना ये W इक्वल टू आई क्यू, है ना। तो Q की जगह हमने IT रख दिया और V की जगह IR रख दिया, तो हमारा जो फॉर्मूला है ना वो क्या बना IR स्क्वायर टी। तो ये बोलते हैं जूल्स, ध्यान रखना। तो ये एनर्जी को दिखाएगा बेटा, ये एनर्जी, ये ध्यान रखना। तो ये एनर्जी हीट की फॉर्म में मिलती है, इसलिए हीट का फॉर्मूला कितना आया I स्क्वायर आर टी, ठीक है, और किसमें जूल में, ठीक है। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना ब्रेन टेस्टर, तो ब्रेन टेस्टर में ये चीज ध्यान रखना, H इक्वल टू VIT भी रख सकते हैं हम, ठीक है, VIT, I यहाँ पे करंट है, T टाइम है, ठीक है, I स्क्वायर आर टी अभी अभी हमने फॉर्मूला सीखा है ना। और H इक्वल टू VT अपॉन आर, विच ऑफ द पॉइंट, अच्छा I स्क्वायर आर टी VIT V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, फाइंड आउट दिस राइट आंसर ऑफ द जूल। तीनों है, ठीक है, V स्क्वायर अपॉन आर टी भी है, तीनों है, ये नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। बाकी ये तीनों आंसर है आपके, ठीक है। क्यों, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है ना हमारा, और I स्क्वायर आर टी मतलब वही रख दिया हमने। ये चीज मैं बता सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि H इक्वल टू हमने पढ़ते हैं I स्क्वायर आर टी,
है ना, आई स्क्वायर आर टी पढ़ते हैं हम। तो हमें पता है आई की जगह क्या रख सकते हैं, वी अपॉन आर, तो वी अपॉन आर रखो यहाँ पे, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टी, तो एक आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया, है ना। और हमें पता है v की जगह, या फिर हम r की जगह क्या रखें, v अपॉन आई, v की जगह हम आई आर रख दें तो वो ही वापस बन जाएगा। हमें r को हटाना हो तो r की जगह क्या रख सकते हैं हम, v अपॉन आई, तो v अपॉन आई रखेंगे तो h इक्वल टू वी अपॉन आई रखो यहाँ पे, v अपॉन आई, तो v अपॉन आई, तो i से i कट गया, तो v आई टी, ये आ गया एक फॉर्मूला हमारा। तो ये तो 1 2 3 ये तीनों फॉर्मूले आएंगे हमारे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ध्यान रखना ये, तो इसीलिए वो तीनों फॉर्मूले बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कन्वर्जन कर सकते हैं हम अलग अलग, ठीक है। अब लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो ये इसका फिलामेंट होता है, ये टंगस्टन से बना होता है, ध्यान रखना। इस टंगस्टन का मतलब होता है, यहाँ पे ये जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का है। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, इसलिए वो मेल्ट नहीं होता, वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें लाइट मिलती है ना। बल्ब में देखा होगा आपने, लाइट ऐसे ही मिलती है ना। तो हीट रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसमें, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना। लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3380 सेंटीग्रेड होता है। तो केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन और ऑर्गन गैसेस, ठीक है। तो ये सारी की सारी ऑर्गन गैसेस होती है। तो इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये जलता है, और हमें क्योंकि हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है तो ये हीट प्रोवाइड करता है, इसलिए हमें लाइट वगैरह मिलती है। इसके अंदर जो ऑर्गन गैसेस भरी होती है, नाइट्रोजन गैसेस भरी होती है, वो प्रिवेंट करती है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन वगैरह नहीं रहती है, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। लाइक इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन में भी ऐसे होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे भी ये कन्वर्ट करती है हमें, इलेक्ट्रिसिटी को हीट में प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो यही वो सारी की सारी इसमें डिस्क्राइब कर रखी है। क्या है, इंसुलेटर माइका होता है हमारा, कॉइल होती है यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी ये हट चुका है इनका, बट इनको ध्यान रखना यहाँ पे यूज होती है आपके, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के। लाइक फ्यूज आता है, तो फ्यूज में आपने देखा होगा इस टाइप से है, आजकल एमसीबी बॉक्स चल गए, पहले ऐसे वाले चलते थे हमारे फ्यूज, है ना। तो फ्यूज वायर में क्या होता था, जब भी ऐसा अटैचमेंट होता था तो यहाँ पे एक ऐसी बॉडी होती थी, तो यहाँ पे एक वायर जोड़ देते थे, लाइक ये ऐसा वायर जोड़ देते थे। जब भी शॉर्ट सर्किट होता था या हाई वोल्टेज आती थी तो ये क्या होता था, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता था। मेल्टिंग पॉइंट कम होने से क्या होता है, करंट जाएगा, हाई करंट जाएगा या कुछ होगा तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने से क्या होता है, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है और आगे इलेक्ट्रिसिटी के सारे अप्लायंसेस बच जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इसके अंदर कहानी थी आपकी, ठीक है। लाइक हाई वोल्टेज वगैरह को इनको प्रिवेंट करता है आपका, तो फ्यूज का ये कंडीशन है, ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी अप्लायंस वगैरह में जैसे ये जा रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। अब मान लो कुछ हाई वोल्टेज आ गई, है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर ये ध्यान रखना, जैसे लाइक हाई वोल्टेज आ गई तो क्या करेगा, उधर जाना ही बंद कर देगा, वो क्या कर देगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने से क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। समझ गए? आई थिंक यहाँ तक। क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट इज द फैक्टर ऑफ डज रेजिस्टेंस टू कंडक्टर डिपेंड्स, तो किस पे डिपेंड करते हैं, है ना। तो इसमें है आपके आंसर तीनों चीजों पे करते हैं, है ना, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। लाइक उसके लेंथ पे, जो रेजिस्टेंस है ना वो किस किस पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना। ये लेंथ पे करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे करता है, और मटेरियल पे करता है। मटेरियल मतलब उसकी डेंसिटी वगैरह क्या है, और टेम्परेचर पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज, तो रेजिस्टेंस चेंज कैसे कर सकते हैं, है ना। इट्स लेंथ इज ट्रिपल, यदि उसकी लेंथ ट्रिपल करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, लाइक, है ना। तो और फिर डायमीटर ट्रिपल करते हैं तो क्या होगा, इट्स मटेरियल इज चेंज टू वंस द रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम्स। तो देखो इसमें तीनों ही चीजें बताया है कि यदि इसकी लेंथ को है ना 3L कर दे तो, है ना, L से, और इसका डायमीटर जो है, डायमीटर को 3 टाइम्स कर दे तो, और इसकी जो डेंसिटी है उसको भी 3 टाइम कर दे तो क्या रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो लाइक सबसे पहले यहाँ पे मान लो हमें पता है आर का जो फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो रो एल अपॉन ए होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो रो एल तो इसमें एल के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यदि एल का 3 टाइम होगा तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस भी 3 टाइम हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और यदि आपका ये रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब एरिया को ओपन करोगे तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर के,
है ना, और r का d की फॉर्म में पढ़ेंगे तो 4/π/4 d स्क्वायर डायमीटर की फॉर्म में हम रख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये किस पे कांस्टेंट है, d के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना d स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यहाँ पे d का ट्रिपल करोगे तो ट्रिपल का स्क्वायर 9, तो 1/9 हो जाएगा, ध्यान रखना ये, है ना। एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, πr स्क्वायर, और डायमीटर की फॉर्म में πr स्क्वायर πd²/4, ठीक है। तो यहाँ पे d के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, इसका मतलब ये 1/9 हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि d का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 1/9, तो जो रेजिस्टेंस है वो 1/9 टाइम्स हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, देन नेक्स्ट आपको पता है डेंसिटी, डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, है ना, दिख रहा है R = ρl/a, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि इसको ट्रिपल करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। फिर आता है will the current of easily flow thick wire or thin wire of the same material connected to the same source, ठीक है, सेम सोर्स मतलब सेम वोल्टेज से कनेक्ट करने पे आपके पास क्या होगा इसमें, ठीक है। तो वही चीज देखेंगे हम सबसे पहले, ध्यान रखना। तो पहले थिक वायर और थिन वायर दोनों के लिए कैलकुलेशन, या फिर हम देखें तो देखो व्हेन कनेक्टेड टू ए सेम सोर्स, मतलब सेम सोर्स मतलब उसका पोटेंशियल सेम होना चाहिए, है ना, वोल्टेज सेम होना चाहिए, द करंट विल बी फ्लो मोर इजीली, है ना, मोर इजीली थिक वायर। थिक वायर में क्या होता है, थिक वायर जो होता है मतलब पतला एक तरह से, है ना। तो थिक वायर में थिक वायर मतलब ये थिक वायर का, थिन वायर का मतलब पतला और थिक वायर का मतलब मोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, R = ρl/ρl एरिया होता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, मतलब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा इसका मतलब करंट इजीली फ्लो होगा। रेजिस्टेंस क्या है, रुकावटी तो है, रोकता ही तो है करंट को, है ना, रजिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना करंट क्या रहेगा, इजीली मूव हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा है थिन वायर में, इसमें आपको पता है ये इसका मतलब जो फॉर्मूला मतलब ये अपना R इनवर्सली जो मैंने उधर बताई दिया कि R एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ध्यान रखना थिन वायर में इसके कौन सा था हमारा, थिक वायर, तो थिक वायर में इजीली मूव होगा और थिन वायर में थोड़ा सा टिपिकल होगा करंट को फ्लो होने के लिए। तो ध्यान रखना थिक वायर में एज कंपेयर टू थिन वायर इजीली फ्लो होगा करंट का, ओके, क्योंकि हमें ये रिलेशन पता है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको लिखने थे। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं सिंबल, है ना। तो सिंबल में, इलेक्ट्रिक सिंबल में सबसे पहले सेल आता है ना। तो हम जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट समझेंगे यहाँ पे, तो उससे पहले सिंबल समझते हैं कि किस किस को कैसे कैसे सिंबल शो करते हैं। तो देखो सेल का है ना, ये सिंबल होता है आपका ऐसे, एक बड़ा, इसमें प्लस रहता है, इसमें माइनस रहता है, ठीक है। और जैसे बैटरी होती है सेल होता है, तो सेल एक ही होता है, बैटरी होती है तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को बैटरी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ऐसे बहुत सारे सेल ऐड कर देते हैं, तो इधर प्लस, इधर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो लास्ट वाले पे माइनस शो करते हैं, यहाँ पे प्लस शो करते हैं, तो इसको बोलते हैं बैटरी, ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये सेल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, इसमें बहुत सारे सेल्स को ऐड कर देते हैं तो बैटरी बन जाती है हमारी, ठीक है। लाइक की स्विच, तो की स्विच में हम देखें सबसे पहले तो ये देखो इस टाइप का है, ये प्लगिंग की गया, ये क्लोज्ड ऑन है, ठीक है। ये इस टाइप के हमारे उसमें मिलते हैं, हमें लैब में मिलते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये तो एक्सटेंशन टाइप के बोर्ड वगैरह तो तुम जानते ही हो, है ना। तो ये की होते हैं, तो इन की को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, प्लग इन कि अभी ये डॉट है तो इसका मतलब ऑन है, ये डॉट नहीं होता तो ये ऑफ कंडीशन में रहता है, ठीक है। लाइक ये ऑफ कंडीशन में है अभी, ओके, ये ऑन कंडीशन में है, ठीक है। और ऐसे भी दिखाते हैं इसमें सर्किट डायग्राम में कई बार, है ना, टैप की क्लोज, ये अभी ऑन है ना, और ओपन है इसका मतलब ऑफ है ये, ठीक है। अब आता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में ऐसे कलर्ड होते हैं, ये इनका सिंबल्स होता है। आप 12th में आप हायर स्टडी करोगे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग वगैरह में, तो आप समझोगे कि इन कलर कोड का मतलब कुछ रेजिस्टेंस होता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस को ऐसे छोटे से में फॉर्म में बनाया जाता है। तो रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसमें हम यहाँ पे ये रियोस्टेट होता है, इसके ऊपर है ना वायरिंग होती है, ध्यान रखना। तो लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, तो इस वायर को यहाँ से कनेक्टेड होता है यहाँ पे, और यहाँ पे जॉइंट करना पड़ता है हमें इस पे, इस प्लगिंग की पे और इस पे, और इसको ऊपर ऐसे वेरिएशन कर सकते हैं हम, रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का ये सिंबल है और रेजिस्टेंस का ये सिंबल है आपका, ठीक है। फिर लाइक आपका वेरिएबल
वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस, वेरिएबल नॉन का मतलब हमें पता है कि कितना उसमें फिक्स करना है, तो इस तरीके से सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे के सारे इनमें नॉन रेजिस्टेंस वाले एग्जांपल्स है ये, ठीक है। फिर आता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में एमीटर होता है, एमीटर हमारा करंट को मेजर करता है, ठीक है, और इसका ये सिंबल होता है, ध्यान रखना। फिर दूसरा आता है वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर का भी सिंबल ऐसा ही होता है, बस ए और वी से समझते हैं कि एमीटर और वोल्टमीटर है। अभी मैं बताऊंगा इनको पैरेलल सीरीज में भी कैसे कनेक्ट किया जाता है। गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर आपको डायरेक्शन भी बताता है करंट की, कि इधर जा रहा है या इधर जा रहा है करंट, ठीक है। हमें वायर में पता थोड़ी चलता है कि किधर से करंट जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में जब लगा के हम देखते हैं, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो हमें गैल्वेनोमीटर बता देता है कि करंट की डायरेक्शन किधर है, तो वो फ्लो दिखाता है इधर या इधर, या अदरवाइज नो करंट है, कोई करंट ही नहीं जा रहा, तो डिफ्लेक्शन जीरो रहती है गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। तो ये ऐसे मेजरिंग डिवाइसेस है। लाइक अब ये है ए वायर जॉइंट हो गया, ये ध्यान रखना, कभी भी दो वायर्स को हम जॉइंट कर रहे हैं तीसरे वायर से, तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जॉइंट है, ध्यान रखना, कनेक्टिंग है ये। और वायर क्रॉसिंग मतलब ये वायर है कनेक्टेड नहीं है ना, जैसे दो वायर जा रहे हैं, कहीं पे भी देख लो आप, दो वायर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो कनेक्टेड नहीं है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये कनेक्टेड नहीं है, ध्यान रखना। लाइक ऐसे नॉर्मल कोई से भी दो वायर मान लो आप, ठीक है। फिर ये है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब का साइन ऐसा आता है, ऐसे एक कॉइल बना दो और ऐसे, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का ये साइन है, ध्यान रखना। तो ये आपने सिंबल समझ लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमाइंडर, ध्यान रखना, आपको यहाँ पे याद रखने हैं भाई, कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखना। एक तो जो बैटरी होती है, बैटरी के प्लस माइनस हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है। जो बड़ा वाला साइन है उसमें प्लस और दूसरा वाला माइनस, दो टर्मिनल होंगे प्लस माइनस, ठीक है। और सेल टू बी ईच अदर ऑफ द ऑलवेज कनेक्टेड अनलाइक टर्मिनल्स, अनलाइक टर्मिनल्स के अंदर कनेक्टेड होते हैं, मतलब ये प्लस हुआ तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अनलाइक टर्म्स हमेशा कनेक्टेड होती है, ध्यान रखना, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से, ऐसे कनेक्टेड होते हैं सेल्स में। एक चीज याद रखनी है, जो एमीटर होता है, एमीटर के सीरीज में जोड़ा जाता है, ध्यान रखना, करंट, क्योंकि करंट की फ्लो की डायरेक्शन में ही ऐड करते हैं, है ना, और इसको हम इसके पैरेलल में ऐड करते हैं, ध्यान रखना। तो इसके प्लस से जो आपका इसका प्लस वाला है वो उसके प्लस से ही ऐड करते हैं, और जो माइनस का है वो माइनस से ही ऐड करते हैं, इसका प्लस का प्लस से, माइनस का माइनस से, ठीक है। तो यहाँ पे सेम से करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। विच करंट एंटर पॉजिटिव टर्मिनल और साइड ऑफ द करंट एग्जिस्ट इन नेगेटिव टर्मिनल, ये ध्यान रखना, दोनों के दोनों हम पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। फिर और अदर सिंपल पॉइंट्स हमारे लाइक ये है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो आपने फ्लो किया यहाँ से, देखो, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ना, मैंने वापस लाके यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड किया है, और नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले से, ठीक है। तो ये है इसका एकदम बेस्ट तरीका, ठीक है। एज द करंट इन द इज नॉट डिवाइडेड, ठीक है, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, और ये भी ध्यान रखना, ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, मतलब वायर के ही कनेक्शन में हमें कनेक्ट किया जाता है, ध्यान रखना ये, ठीक है। दूसरा है और इसको क्यों कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसका सीरीज में लगाने पे इसका रेजिस्टेंस लो रहता है, लो से हमें क्या होता है, ये करंट का पूरा फ्लो है ना, मतलब हमें मेजरिंग पता चल जाता है। लो रेजिस्टेंस रहेगा, करंट कंप्लीटली एमीटर से जाएगा, एमीटर क्या करता है, करंट को नापना, तो करंट को मेजर करेगा एकदम परफेक्टली, ठीक है। तो इसका लो रेजिस्टेंस रहता है इसीलिए, ठीक है। सो इज ऑलवेज ऑलमोस्ट एंटर द करंट, ये पास है, जो मैं बात बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये विदाउट डिस्टर्बिंग सारा का सारा करंट मेजर कर लेता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। अब आता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को हमेशा जहां पे भी मेजरिंग करनी है, मान लो यहाँ से इस वायर का ही वोल्टेज निकालना है, तो वो हमेशा पैरेलल में ऐड किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। लाइक इधर से इधर करंट जा रहा है ना, तो ये इधर से भी जाने लग जाता है, पैरेलल में इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि, और यहाँ पे देखो, इसका भी प्लस का प्लस से, माइनस का माइनस वाले से टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं बैटरी के, ठीक है। और ये पैरेलल में इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि पैरेलल में इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है, तो इसका मतलब इसमें से करंट जाएगा ही नहीं, तो क्योंकि करंट इधर से जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया इसका पैरेलल में कनेक्ट करने से, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इधर से जाएगा करंट आपका, है ना, तो करंट इधर से जाएगा, तो ये वोल्टमीटर इजीली इसको रीड कर लेता है, इसकी रीडिंग अच्छे से आ जाती है, इसलिए वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में ऐड किया जाता है, ठीक है। इट्स मेड ऑफ हैविंग, इट्स मेड फ्रॉम ए मटेरियल हैविंग द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ध्यान रखना, इनफाइनाइट बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस वाला
कनेक्ट किया जाता है ताकि ये सारा का सारा फ्लो इधर से जाए, इसके अंदर से ना जाए। इसके अंदर से गया तो रीडिंग ढंग से नहीं लेगा, ध्यान रखना, पहले बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सो द करंट इज अलाउड टू द नेग्लिजिबल और ऑलमोस्ट जीरो, तो ऑलमोस्ट जीरो जाता है, इसके अंदर से जो करंट आता है ना लगभग लगभग जीरो के आसपास जाता है, ठीक है। इसीलिए हमने वोल्टमीटर इधर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपके पास, सबसे पहले वोल्टमीटर कनेक्टेड इन ए सर्किट द मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हाउ, है ना, कैसे। तो इसका आंसर सिंपल सा है, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वोल्टमीटर मस्ट बी अलाउ द कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। कैसे आएगा, अभी अभी सीखा हमने, पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो वोल्टमीटर आपको रीडिंग देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाट्स हैपन इफ द एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या होगा बताओ कि एमीटर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो क्या होगा। तो आपको पता है कि पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना, पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, एमीटर को कनेक्ट करेंगे तो देखो, इफ एमीटर इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डिक्रीज, तो ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा, ध्यान रखना। यदि उसको पैरेलल में आप कनेक्ट कर दिए ना एमीटर को, है ना, जैसे एमीटर यहाँ पे हमारा ये सर्किट था पूरा, है ना, लाइक यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल, ये हमारा सर्किट था हमारा, ठीक है, और आपने इसकी जगह यहाँ पे एमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, है ना, तो इन दोनों का पैरेलली मतलब ये है ना, रेजिस्टेंस ओवरऑल रेजिस्टेंस है ना डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा तो जो एक्चुअल रीडिंग मिलनी है एमीटर को वो नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है ना, तो मोर करंट पास थ्रू द एमीटर, तो बहुत ज्यादा करंट है ना किससे पास होने लग जाएगा, इसके एमीटर से पास होने लग जाएगा, और वो तो हमें चाहिए ही नहीं, एमीटर से करंट थोड़ी, एमीटर से मेजरिंग करना है करंट हमारा, है ना, तो ज्यादा करंट मेजर होएगा तो एमीटर, और एमीटर हो सकता है जल भी जाए ऐसा, ठीक है, तो एमीटर से करंट पास होने लग जाएगा, एमीटर जल जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये इसीलिए नहीं करते हम, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं। अब लाइक यहाँ पे है, व्हाट हैपन इफ द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में कनेक्टेड हो जाए तो बताओ क्या करना है ना। When the voltmeter is connected in series, the resistance of the circuit become high. There is a considerable fall. ध्यान रखना, यही बात बोल रहा था मैं अभी तुम्हें कि वोल्टमीटर को किसमें सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो बेटा क्या हो जाएगा, ये इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो बहुत हाई हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, बिकम हाई, है ना। सो देयर कंसिडरेबल फॉल इन द करंट, तो करंट के अंदर फॉल आ जाएगा, ध्यान रखना, फॉल हो जाएगा करंट, ठीक है। तो वोल्टमीटर विल नॉट बी गिव द करेक्ट रीडिंग, ध्यान रखना, तो वो करेक्ट रीडिंग नहीं देगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, अच्छे क्वेश्चन थे। इससे आपको पता चलता है कि एमीटर को सिर्फ सीरीज में कनेक्ट करना है और वोल्टमीटर को आप पैरेलल में कनेक्ट करना है, ओके। नेक्स्ट, हाउ मे मिस्टेक यू कैन फाइंड द डायग्राम, देखो इस डायग्राम में क्या मिस्टेक है, लाइक ये है एक रजिस्टर, है ना, रजिस्टर को कभी भी रेजिस्टेंस बनाना है ना आपको, तो क्या करोगे आप, कोई सा भी एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लो, उस पर काफी वायरिंग कर दो, वाइंडिंग कर दो, तो वाइंडिंग करने से क्या होता है, लेंथ बढ़ जाती है, वायर की लेंथ बढ़ने से क्या, उस वायर का जो भी है रेजिस्टेंस वो एक तरह से रजिस्टर की तरह काम करता है, ओके। तो लाइक इसमें बताना है कि ये इसमें ये क्या मिस्टेक्स है ना, कैसे फाइंड करोगे आप मिस्टेक्स। तो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, वोल्टमीटर, ये कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ये किस में है, ये पैरेलल में कनेक्टेड, ये रजिस्टर है, इसके ये टर्मिनल्स हैं, है ना, इन टर्मिनल के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया आपने एमीटर, तो ये मिस्टेक है इसमें, है ना। तो क्या करोगे, इसको सही करोगे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे सही करोगे तो ये क्या करोगे, यहाँ पे एमीटर लगाओगे और यहाँ पे वोल्टमीटर लगाओगे, अब सही है, अब जो आपका ये अब सही है, परफेक्ट है ना। और ये प्लस का इसके प्लस से ही करना है और इसका जो प्लस है वो इसके प्लस से ही करना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है अपने को। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द ओम्स लॉ, हमें पता है V I के प्रोपोर्शनल होता था, I को हम कांस्टेंट लेते थे, R कांस्टेंट होता था, R कांस्टेंट को रेजिस्टेंस बोलते थे। तो लाइक मान लीजिए एक नाइक्रोम का वायर है आपके पास, ये नाइक्रोम का वायर है, ये हॉट हो रहा है ना, अब इसको हमने किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर, मान लो 3 मीटर का वायर है, डायमीटर इसका 0.02 सेंटीमीटर है, लाइक है ना, ये ऐसा नाइक्रोम का वायर है। तो हम सबसे पहले इसको एक किस में कनेक्ट कर देते हैं, एक सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, और बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एमीटर लगा देते हैं, यहाँ पे वोल्टमीटर लगा देते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा वोल्टमीटर पैरेलल में, सीरीज में एमीटर लगा देते हैं। देन इसमें हम रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं।
लाइक यहाँ पे बैटरी को जैसे ऑन किया तो ये देखो करंट इधर से इधर जाएगा, है ना, और यहाँ पे वोल्ट मीटर को जोड़ दिया हमने, एमीटर को जोड़ दिया तो करंट इधर से जाएगा। अब हम रीडिंग देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सेल लगाएंगे, यहाँ पे सेल लगाने से क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग रीडिंग आएगी। तो देखो एक सेल लगाया हमने तो इसमें एक एम्पियर करंट आया, दो पोटेंशियल डिफरेंस था, इसका पोटेंशियल जो डिफरेंस था वो 2 आया, तो इसमें डिवाइड दिया V अपॉन I तो 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया। फिर 2 सेल लगाए तो इसमें 2 आया, इसमें 4 आया, तो 2 हमारा रेजिस्टेंस कितना आ रहा था, 2 ही आ रहा था, ठीक है। फिर हमने 3 लगाया तो इसमें करंट 3 आया और हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 आया। तो अभी भी तो ये तो कांस्टेंट होता है, तो देखो कांस्टेंट ही आ रहा है ना। आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे ना तो भी इतना ही आएगा लगभग फिक्स ही, ठीक है। तो 2 2 2 ये चीज आ रही थी आपके पास, ठीक है। अब लाइक आपने इस पे ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट किया, है ना, तो किस किस के बीच में, V और I के बीच में, तो I और V के बीच में आपने ग्राफ स्टार्ट किया, ठीक है। P अपॉन V उल्टा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, V अपॉन I, I अपॉन V कैसे ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट कई बार ग्राफ में हमें देखना पड़ता है बाद में कि कौन सी तरफ से क्या लिया है आपने। लाइक यहाँ पे क्या था, 2,1 था, इधर से लिया, इधर से भी ले सकते हो, I इधर और V इधर भी ले सकते हो, तो 1,2 होता। अदरवाइज यहाँ पे क्या है 2,1, क्योंकि X पे हमने V को लिया है और I पे इसको, तो 2,1 का हम डॉट लगाएंगे, फिर हम 4,2 का लगाएंगे, 4,2 और फिर 6,3 का, ऐसे 6,3 का, तो ऐसे डॉट्स हमारे पास आएंगे। अब इन डॉट्स को हम स्केल लेके मिलाते हैं तो हमारे पास एक लीनियर लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है, इंक्लाइन लाइन, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें, तो ये लीनियर मिलती है, इसका मतलब हमें प्रूव होता है कि I और R एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ध्यान रखना। ये लीनियर वाला ग्राफ ही हमें बताता है कि V I के प्रोपोर्शनल है, एकदम स्ट्रेट लाइन मिलती है, ध्यान रखना। इसको ओमिक ग्राफिक भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ओके। तो अब यहाँ पे हमारी जो बात थी वो यहाँ पे बात हो चुकी है कि आपका जो रेजिस्टेंस है, या फिर जो हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया, ओम्स लॉ के ऊपर सारे इक्वेशंस वगैरह कर लिए हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 टाइप के जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 2 टाइप के होते हैं, ध्यान रखना। मतलब रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ये 2 टाइप के होते हैं। पहला है आपका सीरीज और दूसरा है आपका पैरेलल, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है बेटा, सारे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं, मतलब सारे के सारे रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर दो सीरीज में, ठीक है। और दूसरा होता है पैरेलल, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अंदर करंट सेम रहता है सब में, ऐसे देखो करंट एकदम सीधा सीधा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी करंट को, है ना। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, इसका टर्मिनल अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, जितने टर्मिनल उतने ही पोटेंशियल अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना करंट सेम रहता है। और वो पैरेलल में क्या होता है बेटा, पैरेलल में ऐसे कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो इनमें पैरेलल में ऐसे रेजिस्टेंस सारे कनेक्टेड हैं, तो करंट ऐसे जाएंगे, तो करंट गेट डिवाइड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो देखो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है ना, टर्मिनल एक ही है, तो इसमें जो पोटेंशियल इसका होगा बैटरी का वही इनका होगा, ध्यान रखना। तो इसमें जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है, ध्यान रखना। इसमें करंट सेम था आपका, ठीक है, इसमें ये करंट सेम था, इसमें पोटेंशियल सेम है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। लेकिन करंट अलग अलग जाएगा इसमें, I1 I2 I3 ऐसा करंट अलग अलग जाएगा, तो ये दोनों में डिफरेंस है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब हम एक एक का देखते हैं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, ये रेजिस्टेंस का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जो आपका सीरीज के लिए है, RS इक्वल टू R1 R2 R3, जितने भी सीरीज में है उनको सबका इक्विवेलेंट निकालने के लिए, उनका सबको एक मान लो, एक तरह से उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे, तो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है R1 R2 R3, इनका सम कर दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है यही हम डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि सर्किट में सीरीज में जुड़े हुए हैं सारे R1 R2 R3 सब जुड़े हुए हैं, है ना। अब यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, बैटरी एमीटर कनेक्टेड है ना। करंट, तो यहाँ पे क्या होता है हमें पता है करंट क्या होता है बेटा। सबसे पहले देखो ये आप डायग्राम भी बनाओ ना तो वहां पे प्लस माइनस सब करेक्ट तरीके से लगाना ताकि आपके नंबर कहीं ना कटे, है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये अब यहाँ पे पोटेंशियल जो पोटेंशियल है वो अलग अलग है, सबका अलग अलग है, और सेम क्या है यहाँ पे करंट, है ना। ये जो करंट है ना बेटा ये सबके लिए सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो अब इनका ओवरऑल जो पोटेंशियल है वो V है, क्योंकि ये जो बैटरी है उसके बराबर ही रहेगा, यहाँ पे और तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल V1 V2 V3 आया, है ना।
ये हम मान लिए हैं। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल ये है, तो हम टोटल पोटेंशियल को क्या ये बोल सकते हैं, इस इन पूरे के सबके पोटेंशियल का v है, तो हम v1 v2 v3 के बराबर रख सकते हैं। बिल्कुल, तो हम सबसे पहले ऐड करेंगे ये, तो v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश डैश डैश, ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबका ऐड करते जाएंगे। फिर हमें पता है अब इसके इक्विवेलेंट निकालना है, इसके इक्विवेलेंट बनाना है हमें, तो हमें पता है v इक्वल टू आई आर एस, है ना, ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें, तो हम v की जगह ये रखे, ठीक है, और v1 की जगह IR1, v2 की जगह IR2, v3 की जगह IR3, ये सब इस फॉर्मूले में पुट करें तो देखो क्या आएगा हमारे पास, IRS, IR1, IR2, IR3। I सब में सेम क्यों लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस वाले में I कॉमन रहता है हमारा, है ना, I को कॉमन लेके काट दो, है ना, तो I कॉमन कटा, तो RS का फॉर्मूला क्या आया बेटा, ये वाला आया हमारा, ठीक है। तो ये हमारे लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया हमारा, ठीक है। चलो भाई, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया हमारा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सीरीज आरएस इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये इसका डायग्राम होगा, ध्यान रखना, ड्रॉ द डायग्राम एंड मेक रिक्वायर्ड करेक्शन। तो करेक्शन कहां कहां पे, पहली बात तो यहाँ पे दिख रहा है, ये तो कर लिया था हमने, तो ऐसा क्वेश्चन था ना कि यहाँ पे एमीटर लगाना है, यहाँ पे वोल्टमीटर लगाना है, ठीक है। ये प्लस, इधर वाला प्लस वाला इसके प्लस से कॉम्बिनेशन होता है, देखो यहाँ पे गलत भी था ये, ठीक है, यहाँ पे एमीटर जुड़ेगा हमें पता है, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस से जुड़ना चाहिए, तो ये भी करेक्ट करो, इसको प्लस करो, इसको माइनस, इसको वोल्टमीटर करो, इसको इधर प्लस से कनेक्ट करना है, प्लस वाला प्लस से कनेक्ट होगा बैटरी के, ठीक है, वो तो देख लिया था हमने। राइट द डेरिवेशन ऑफ द सीरीज, ये तुम्हारे लिए टाइमर था, खुद से डिफाइन करना था, ये तो आप तुमने कर लिया होगा ऐसे, ठीक है। अब आता है हमारा पैरेलल के लिए। तो पैरेलल के लिए बेटा ये फॉर्मूला आपको पता होगा, 1/Rp इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो इसी डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन करते हैं, आओ, है ना। हमने सबसे पहले मान लिया कि तीन सर्किट है ना, तीन रेजिस्टेंस है, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, बैटरी के प्लस से एमीटर कनेक्ट कर दिया, ऐसे है। तो इनमें क्या होगा बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर ही रहा होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा इसमें, और करंट है जो अलग अलग रहेगी आपकी, है ना। तो यहाँ पे करंट अलग अलग रहेगी, तो हम अब ये जो टोटल करंट है इसी का तो डिवाइडेशन हो रहा है ना सभी ब्रांच में, ऐसे, है ना। तो इन तीनों का टोटल इस करंट के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इस वोल्ट यहाँ पे है ना, जो भी टोटल करंट आएगा उनको I1, I2, I3 के बराबर रख सकते हैं भाई। यहाँ से जो करंट आया है ना, वही तो इधर गया होगा तीनों ब्रांचेज में, तो उनका टोटल है ना I के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हमें पता है V इक्वल टू IR होता है ना, तो यहाँ पे हम I की वैल्यू निकाले तो V/Rp पूरा ओवरऑल इक्विवेलेंट के लिए, और I1 पहले वाले के लिए क्या लिखे हम, I इक्वल टू V/R1, V/R2 और V/R3। I1, I2, I3 को लिख दिया है सामने, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करने से क्या होता है, V/Rp, V/R1, R1, R2 और ये 1/R3। V कॉमन लेके हम कट कर सकते हैं V को, तो हमारे पास Rp का फॉर्मूला आता है 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो ये ध्यान रखना, जो डिफरेंट होता है ना, जो सेम होता है तो उसको लेते नहीं, यहाँ पे जो डिफरेंट है उसका सम करते हैं पहले, ध्यान रखना। यहाँ पे करंट डिफरेंट था, उस पहले वाले में पोटेंशियल डिफरेंट था, है ना, तो इसमें करंट डिफरेंट है, इसीलिए इसके इक्वेशन रख दिया, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला निकाल के इसमें पुट कर दिया हमने, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है इफेक्टिव रेजिस्टेंस का। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है पैरेलल के लिए, ठीक है। सीरीज के लिए सिंपल R1, R2 ऐसे ऐड कर दो, इसमें रेसिप्रोकल करके सम कर दो, ठीक है। तो ये आपके लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस का डेरिवेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे फिल करने के लिए चीजें दी गई है, तो वो आप भर सकते हो, समझ गए। लाइक यहाँ पे V/R1, V/R2, V/R3, है ना, और यहाँ पे 1/R1, 1/R2, ये आपके लिए काम था, लेकिन मैं कर देता हूं, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये आरपी का फॉर्मूला, ये आपके लिए टाइमर लगा के मैं टाइम लगाया था, बट छोड़ो अभी अपना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। ये कर सकते हो सारी चीजें, अच्छा इन्होंने कर दिया, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। अब आता है व्हाट हैपन इफ द अप्लायंसेस रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कुछ कनेक्टेड हो, है ना,
तो क्या होगा, देखो ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है, मेन सप्लाई है, यहाँ से ये सब में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो अरे पैरेलल में ही कनेक्ट होते हैं वो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना। डिफरेंट करंट फ्लो थ्रू द फ्रिज, टीवी, आयरन, सब में अलग अलग करंट ही फ्लो होगा, ध्यान रखना आपका ये चीज, ठीक है। हाउ इज द मीटर होम कनेक्टेड, ध्यान रखना ये मीटर कैसे कनेक्टेड होता है वो चीज भी आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पे है ना 3 वायर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, एक सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड। चलो यहां से बाद में करेंगे हम, ओके। तो पैरेलल सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया, अब आगे हम देखते हैं बाद में, ठीक है।